थैंक यू एंड स्पेशली मॉडर्न वुमेन्स काउंसिल का जो गिविंग मी अ चांस टू शेयर करने का आपके साथ। जैसे समीना जी ने बताया कि फाइनेंस से जहाँ पैसा है, जहाँ भी आप सभी को पता है वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जब पैसा नहीं है तब भी हमें प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं। जब पैसा है तब भी आती हैं। कभी एक पहली मुसीबत ये है कि पैसा नहीं है तो हमारे पास कहाँ से खर्चा करें, क्या क्या करें, क्या कर सकते हैं। ऐसा जब आता है तो उसको संभालें कैसे, उसको मैनेज कैसे करें, रखें कैसे, उसको बचाएं कैसे। अब सबसे बड़ी एक दूसरी चीज है कि जहां पर भी पैसा है गवर्नमेंट का पहले उसके ऊपर ये है ध्यान कि मैं इसे टैक्स कैसे लूं, इस पैसे में से टैक्स कैसे लूं। अब दो चीजें दुनिया में बिल्कुल होने वाली हैं, कहीं पर भी आप हो, एक तो डेथ, मौत, और एक टैक्स। ये किसी कंट्री में भी हो, ये दोनों होंगी। आप जब मरेंगे, कोई भी है इंसान जो पैदा हुआ वो एक दिन तो जाएगा। जब भी जाएगा उस टाइम सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपका पैसा है आपके पास वो आपके साथ तो जाना नहीं, और आपने उसका क्या इंतजाम किया है। और हम सभी लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने किसी और प्यारे को दे जाऊं, लेकिन वो ऐसे नहीं जाता है अगर उसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हो तो हम उसके बारे में सारी बातें करेंगे। जो ये मेरी टॉक होगी मिक्स होगी, थोड़ी हिंदी में, उर्दू में और थोड़ी इंग्लिश में। जैसे समीना जी ने बताया कि जिसने क्वेश्चन का नाम हाथ खड़ा कर दे, जब मेरे को दिखाई दे मैं उसका नाम ले लूंगा कि हाँ जी आपका सवाल क्या है। मैं दूंगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको एंड में दिए जाएंगे, कुछ साथ साथ होंगे, कुछ एंड में होंगे। तो ये मेरी जो स्लाइड शो है ये अबाउट 20-22 स्लाइड्स हैं। अगर हमारे पास टाइम कम हुआ तो हम थोड़ा उसको स्किप भी कर देंगे, देखेंगे कैसे होता है। ठीक है जी। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपसे। अगर वो कहाँ गया, मेरी स्क्रीन शेयर है, ये नहीं हुआ। एक मिनट के लिए। हाँ जी, स्क्रीन में मेरी दिखाई देती है कि नहीं? नहीं अंकल, अभी तो नहीं दिखाई दे रही। अभी दिखाई नहीं दे रही। आई जस्ट से शेयर। ओके, अभी दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिख रही है। अच्छा, अभी जो आपको स्क्रीन दिखाई देती होगी वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फ्रॉड फॉर सीनियर्स, जो दिखाई देती है आपको। जी ठीक है, तो ये मेरी कंपनी का नाम है, नीचे मेरा नाम है और आज की डेट है। और हम आगे चलते हैं। जो है सबसे पहला जो है डिस्क्लेमर, कि ये जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ ये सभी को अप्लाई नहीं करेंगी, और कोई इसको ऐसे ना ले कि ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। जी क्योंकि जो कुछ भी है ये एक जनरल टॉपिक है, हम जो बात कर रहा हूँ सभी के लिए ये ठीक होगा नहीं होगा। जिसको करना होगा बाद में को वो मेरे से फोन करके सलाह ले। राइट, सबसे पहला मेरा जो डिस्क्लेमर है कि ये सभी के लिए नहीं होगा। ठीक, ठीक है जी। अभी हम करेंगे कि ये फ्रॉड जो है ये क्या चीज है, कितने तरह के फ्रॉड हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी फ्रॉड में आपके साथ कुछ हुआ है तो फिर उसको रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, और फिर आपको फ्रॉड को बचाव कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करनी है आपने। ये 3 चीजें हम इस फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ठीक है अभी जी चलते हैं हम, बिल्कुल। फ्रॉड क्या चीज है।
पहला जो है आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड। ये आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड क्या है, मेरा ख्याल सभी को पता भी होगा। ये जो आइडेंटिटी फ्रॉड है, ये आपका जैसे सिन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ऐसी चीजें चोरी करनी या आपसे लेनी। आपको फोन आते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका कुछ अकाउंट है, आप हमें अपना सिन नंबर दें, जहाँ आप हमें अपना नाम दें, जो डेट ऑफ बर्थ दें, जहाँ कभी कभी वो ड्राइवर लाइसेंस की भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। आपको किसी को नहीं देना चाहिए। जिसका मैं ये दोनों बातें हो रही हैं, प्रिवेंशन में थोड़ा थोड़ा साथ में बोल रहा हूँ और जो फ्रॉड है उसको भी। पहली बात तो है कि जो आपको फोन आ रहा है कहीं से भी, उसको पहले आप देखेंगे फोन क्या वो ठीक है या गलत है, जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। क्योंकि आज दुनिया में इस तरह फोन आ रहे हैं लोगों को, मेरे को भी आते हैं खुद को, तो मेरे को पता चल जाता है उसके फोन से ही कि ये फ्रॉड वाली बात हो रही है। तो मैं सबसे बड़ी बात यह करता हूँ, उस फोन को उसी टाइम बंद कर देता हूँ, उससे बात ही नहीं करता। उसका कारण ये बात क्यों नहीं करता कि वो आपको एक मौका देते हैं, टाइम आप फोन पर रहें। जितनी देर आप फोन पर रहते हैं वो आपके कंप्यूटर से, जहां आपके फोन से आपके सिस्टम में जाके आपकी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए कि उसको बंद कर दो फोन को। दूसरा है काउंटरफिट मनी, जो आप कहते हैं नकली मनी, राइट। अब जहां पर भी है, आपको अपने बैंक में जाएं, आप पैसे लेके $20 के नोट, जहाँ $10 के, जहाँ 50 के, तो कभी कभी बैंक वाला कह देता है दिस इज ए काउंटरफिट। मेरे साथ हुआ एक दफा, जब पुरानी बात है, मेरे 4-5 साल की, तो मैं अपने काम के पैसे थे तो जमा कराने गया, तो उसने कहा कि इसमें एक नोट है 20 का, जो काउंटरफिट है। कहाँ से आया? मैंने कहा मेरे को इतने क्लाइंट आते हैं, कौन देके गया मेरे को क्या पता। अब मेरे को नहीं पता कि कौन मेरे को देगा, लेकिन मेरे पास से क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट कैश देते जाते हैं। उसने कहा कि दे काउंटरफिट आप हम नहीं लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो ऐसा होता है जहां पर भी उनके पास मशीनें हैं, तो वो कैन चेक इट देयर। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड भी यही है कि आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर मांगते हैं। जो मैं बातें कह रहा हूँ यहाँ पर, उसमें से कुछ ना कुछ मेरे साथ हो चुका है, तो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड का एक और तरीका भी है जो मेरे साथ हुआ। मैं एयरपोर्ट पर था, तो उन्होंने वहां देखा कि मेरे को एक फ्लायर दिया और उसमें कहा कि आप $1 का करें, हम आपके लिए जे करेंगे। मैंने कहा $1 की बात है, कोई बात नहीं। तो मैंने $1 का कर दिया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, एयरपोर्ट की बात है, तो मैंने $1 का कर दिया, अपना कार्ड नंबर दे दिया। मेरे को $200 बाद में देने पड़े उसके। और उसके बाद भी क्या हुआ, उनके कोई कॉन्टेक्ट नहीं। मेरे को ये बताया गया बैंक ने अपना कार्ड चेंज कर दो, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे पैसे निकालते रहेंगे। सो ऐसे होते हैं। ये डेबिट कार्ड भी सिमिलरली है। डेबिट कार्ड भी है, मेरे साथ ये भी हुआ कि मैं एक दफा कार में जा रहा था, मेरे को फोन आया टीडी बैंक का, मेरी बैंक का। वो कहते हैं कि वेयर आर यू? मैं कहा आई एम इन माई कार। कहते हैं कि आपने बैंक में से $500 निकाला है? मैंने कहा मैं तो बैंक के पास भी नहीं हूँ कहीं पर भी, मैं तो कार में हूँ। कहते somebody trying to take money $500 from your account। अब देखिए, डेबिट कार्ड मेरा यूज हो रहा है कहीं पर, $500 में निकाल रहे हैं, लेकिन बैंक ने मेरे को फोन किया, मैंने उसी टाइम फोन अटेंड कर लिया और मैंने उसको कहा था मैं तो मैं कार में हूँ, मैं तो कहीं पास ही, कहीं टेलर बैंक के पास ही नहीं हूँ। तो दे स्टॉप्ड इट देयर। सो इसलिए अपना कार्ड नंबर सारा कुछ ध्यान रखें। और आजकल जो सिस्टम हो चुके हैं, अवेलेबल हैं लोगों को, कि आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में क्रेडिट कार्ड है, दूसरी मशीन उसको रीड कर लेती है। आपसे 2 फुट 4 फुट दूर खड़े भी अपना कार्ड रीड कर लेते हैं। Oh my God. ये ऐसी Yeah. चीजें हैं। अच्छा,
और रियल स्टेट के फ्रॉड भी बहुत होते हैं। मैं रियल स्टेट मोर्गेज ब्रोकरेज का काम करता था, तो उसमें क्या है बताया गया, जो देखा लोगों की कहानियां, कि आप मकान अपना बेचते हैं, आप मकान में रह रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे, लेकिन आपका मकान बिक चुका है। हरिओम। आप यस मकान में हैं, आप रह रहे हैं, दे रहे हैं, किस तरह का मकान का बिक चुका है। वो क्या है, फ्रॉड के आपके नाम का कोई ना कोई वो लॉयर, रियल स्टेट एजेंट, मोर्गेज सब रल के मिलके पेपर तैयार करके आपके साइन के किए बिना ही अपना मकान बेच देते हैं। उसका जो जवाब हमने पूछा जब काम करते थे, सो क्या स्टॉप के, जब वो कहते इसके ऊपर अपना लोन थोड़ा सा जरूर रखो, मॉर्गेज चाहे $5,000 के रखो, रखो जरूर, नहीं तो उसकी एक होती है टाइटल इंश्योरेंस, वो करा के रखो। क्योंकि जब आपके ऊपर लोन है, जब आप मॉर्गेज पे ऑफ कर देते हैं, तो आपको बैंक को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बैंक का कोई पैसा आपने देना नहीं है। जब आप इसके ऊपर 5,000 की भी मॉर्गेज रखेंगे, तो उनको आपको फोन करना है कि ये आपकी मॉर्गेज हमें पे करो, तो आपको पता चल जाएगा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सो जी मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, फ्रॉड क्या है और उसको नाल साथ में प्रिवेंशन क्या है, वो मैं दोनों बताई जा रहा हूँ। मैंने अपने एजेंडा में कहा था प्रिवेंशन बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ ही बताया जा रहा हूँ। टैक्स फ्रॉड ये तो बहुत है। आज आपको फोन आता है कि आपने रेवेन्यू कैनेडा के इतने पैसे वो करने हैं, आप हम पुलिसमैन भेज रहे हैं, हम कोई आदमी गवर्नमेंट का आ रहा है आपके ऊपर, आप जल्दी पे करो। तो वो आपसे कैश मांग लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड जाके, मैंने कहानियां सुनी है कि आपको वो देखो, मैंने ऐसी कहानी सुनी है कि वो आदमी को कहते हैं कि फलानी बैंक में जाओ, फलाने पैसे निकालो, फलाने ऐसा करो, सारा कुछ बताते हैं। इसका मतलब समबॉडी इज वॉचिंग यू, वो आपकी सारी मूवमेंट्स देख रहा है कोई ना कोई। और ऐसे केस भी आते हैं कि जहां वो कहते हैं कि आप जाके इतने पैसे ट्रांसफर कर दो फलाने में, और कई जगह तो वो गिफ्ट कार्ड मांगते हैं कि गिफ्ट कार्ड दे दो। अब सीआरए गिफ्ट कार्ड लेके क्या करेगा? सीआरए को तो कैश चाहिए ना कि गिफ्ट कार्ड। और सीआरए आपसे कैश भी नहीं मांगता, वो कहता है कि आप ऑनलाइन पे करो अपनी बैंक से, और आपका उसके ऊपर सेंड नंबर होना चाहिए। सो ये ऐसा है। उसके बाद है इमिग्रेशन एंड सिटीजन का, इसमें बड़ा फ्रॉड हो रहा है। इसमें फ्रॉड क्या है मैं बताऊं, मेरे को दो दफा हो चुका है पिछले 5-7 साल में। एक दफा फोन आया, कहते आर यू मदन चौहान, मैंने कहा यस। कहते यू आर इलीगली लिविंग इन कनाडा एंड वी आर सेंडिंग ए पुलिस टू डिपोर्ट यू। मैंने कहा प्लीज अभी पुलिस को भेजिए, मैं तैयार हूं बैग लेके अपना जाने के लिए इंडिया को, क्योंकि मैं 30 साल से इंडिया गया नहीं हूं। मैंने ऐसे ही उनको कहा, मैं कि आप अभी भेजिए, मैं तैयार हूं, मैंने बैग भी अपना रखा हुआ तैयार कि मेरे को आप एयरपोर्ट पर छोड़ आओ, ताकि मैं इंडिया तो जा सकूं, आप मेरा किराया लगा दो। और कितने आते हैं ऐसे फोन के जहां आपने क्या किया, आप हम पुलिस भेज रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट आपके घर पुलिस नहीं भेजता, कोई डिपार्टमेंट आपसे पैसे मांगने नहीं आता, कनाडा में स्पेशली। तो जो भी ऐसा फोन हो, मेरे यही है कि मैंने लोगों को सुना है कि उनसे गाला गाली भी होती है। अभी देखिए, अगर वो बोल रहा था आपने साहब उर्दू और पंजाबी में, वो को गालियां क्यों दे रहा है? कौन सा इमिग्रेशन ऑफिसर आपको गालियां देगा? कौन सा टैक्स ऑफिसर आपको गालियां देगा? कौन सा आपको वो गलत बोलेगा? तो इससे अंदाजा लगना चाहिए। ऑनलाइन थ्रेट्स एंड स्कैम्स, ऑनलाइन थ्रेट्स ये बहुत आते हैं, आपको ईमेल आती है, और ईमेल में कभी कभी आता है कि आपकी लॉटरी निकली है, आप इतने पैसे दे दो। मेरे को एक आदमी ने बताई अपनी स्टोरी, वो इंग्लैंड की है। उसने बताया कि मेरे को ऐसा किसी ने कहा कि आपका 15 लाख का पाउंड का वो है, आपको मिल जाएगा, आप ऐसे करो, ये जाके जहाँ इतने पैसे दे दो। उन्होंने पहले मांगे थोड़े 4-5 हजार, तो उसने दे दिया। करते करते उसने बताया उन्होंने 3-4 महीने में 50,000 पाउंड उससे ले लिया। 3-4 महीने में 50,000 पाउंड उससे ले लिया, और उसको मिला कुछ नहीं।
सो ऐसी जो भी चीजें हों आपको उससे आप पहली दफा ही समझ जाओ, नहीं तो अगर नहीं पता तो जो आपको कुछ जानने वाला है इस इंडस्ट्री में काम करता है उससे बात कर लो। जैसे मैं आपको हूँ, अगर आपको कोई बात नहीं है आप मेरे से फोन करके बात कर लो, ऐसे मेरे को जो फोन आया है, जो ईमेल आई है, आप क्या कहते हैं, राइट? उसमें कोई आपका खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है। राइट। फैमिली फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। फैमिली फ्रॉड में क्या है कि आपके कोई रिश्तेदार, आपके बच्चे, जहाँ कोई और क्या करता है कि मैं आपका, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जो एग्जांपल है, आपके कोई भाई का बेटा या बेटी जहाँ कहीं और किसी दूसरे कंट्री में है, आपको फोन आता है या ईमेल आती है कि आई एम स्टक हियर इन इस कंट्री में, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मेरे को 2000 पाउंड डॉलर भेज दो, ऐसे आते या हैं। और उसके अलावा जो आपके घर के आपके पास बैठे हैं जहां पर वो भी फ्रॉड करते हैं, आपके गलत साइन करते हैं, आपके बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। जब आपने किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया हुआ है जहां पर आपको पता भी नहीं चलता, आपके पैसे निकल जाते हैं। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रस्ट नहीं करो किसी को, ट्रस्ट करो, लेकिन सोच समझ के देख के, और अपना जो अकाउंट है उसको रेगुलरली वॉच करते रहो। मैं ये भी आपको, आप पॉइंट ब्लैंक आपको, आपका अपने बेटे और बेटी के साथ भी अकाउंट ज्वाइंट है, उसको देखते रहो कि कहीं मेरे उसमें से कुछ पैसा इधर उधर तो नहीं हो रहा मेरे जाने बिना। अगर आपको बच्चे ने निकाला है, आपको बता रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी से हो रहा है, आपको मालूम है। तो ये चीजें ऐसी बहुत सी होती हैं फ्रॉड में। तो अगर इसमें से किसी आपका कोई सवाल हो पहले मैं आगे जाने से पहले, तो प्लीज आप मेरे को बताइए, पूछिए। अभी ये है कि मैं आपको सारा पूरा ग्रिड नहीं देख रहा। अंकल मेरा एक क्वेश्चन है। मैं, हाँ जी। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने अप्लाई किया था अपनी जॉब के लिए चैरिटी विलेज पे। तो वहां से उसको एक ईमेल आती है कि हाँ तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, तो अब तुम्हारी हमें क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए, तो तुम राइट हमें इंफॉर्मेशन दो। राइट। तो उसने मुझसे कहा, बड़ी खुश थी, मैंने कहा फ्रॉड है। मैंने कहा कोई तुमसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह के फ्रॉड्स अंकल क्यों होते हैं? स्पेशली न्यू कमर्स के साथ बहुत हो रहा है ये। देखो न्यू कमर के साथ क्यों होते हैं कि उनको पता है, अब पहले तो ये बात है जो भी करता है उसको पता है ये न्यू कमर है, किसने किस तरीके से पता है, जैसे कहीं से पता चले, आप बताएं जहाँ कैसे पता चले, पता है कि ये न्यू कमर है, इसको बहुत सी चीजें नहीं पता है, राइट? और जो न्यू कमर आता है जो सोचता है कि कनाडा में बिल्कुल सब सच है, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई हेरफेर नहीं करता, ऐसा इमेज बना हुआ है जो कनेडियन का लोगों के ऊपर कि ये कनाडा देखो टैक्स में आपको ऑनेस्टली आप करते हैं कि आपने टैक्स भर दिया, वो आपसे पूछते नहीं, बाद में कोई बात निकल आए तो देखेंगे, लेकिन स्टेट में नहीं कहते हम आपका टैक्स नहीं लेंगे, नहीं आपको पैसे नहीं रिफंड करेंगे। अभी जो ये हुआ, ये 500,000 2,000 डॉलर का जो मिले हैं लोगों को इस इमरजेंसी में, बहुत से लोगों ने फ्रॉड किया है जी। अब वो कुछ पकड़े जाएंगे, वो बाद में डील होंगे, लेकिन पहले उन्होंने उसको स्टॉप नहीं किया, दे दिया उसके ऊपर ईमानदारी के ऊपर, उसके जो कुछ कहा उसको सीधा मान लिया कि ये ठीक है। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो जो करते हैं, लेकिन आपका सिर्फ क्रेडिट कार्ड या इन्फॉर्मेशन एक ही आदमी मांगेगा, सोशल इंश्योरेंस नंबर, अगर आप कहीं पर रेंट ले रहे हैं, जहाँ लोन ले रहे हैं, अगर वो भी आप फिजिकली उससे मिलते हैं, तो आप मकान ले रहे हैं, अपार्टमेंट रेंट करना है, तो वो उनको है कि वो आपका क्रेडिट चेक करें, जहां आप उनको अपने क्रेडिट की रिपोर्ट दें। अगर आप नहीं चेक करना, कहते मैं अपनी रिपोर्ट प्रिंट करके तेरे को देता हूं, आप अपनी रिपोर्ट प्रिंट करें, क्रेडिट रिपोर्ट, उसको दे दें, और उसके ऊपर अपने जो सिन नंबर है उसको ब्लैकआउट कर दें। अगर आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कहीं पर, उस सिन नंबर को या उसको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको कवर कर दो किसी तरीके से भी, काली इंक से या कैसे, और या उसको व्हाइट आउट करके, जैसा भी आप कर सकते हैं अगर आपको ये शक है तो। ठीक है अंकल, एक और फ्रॉड भी बहुत हो रहा है न्यू कमर्स के साथ। वो कहते हैं हमने तुम्हें हायर कर दिया है और ये चेक हम तुम्हें भेज रहे हैं, इसका तुम कुछ खरीद लेना, कोई कोई जैसे कोई इक्विपमेंट खरीद लो, इधर से तुमने स्टार्ट करना है।
राइट वो जैसे ही अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, राइट, उनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेंडर के पास चली जाती है बिल्कुल। और फॉर सम रीजन वो उनके सारे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। देखिए ना, अब बात वही आती है उसमें जी। पहली तो बात है कि पहले ऐसा नहीं सुना था कि आपको हायर करते हैं, आपको पैसे देते हैं एडवांस यहाँ पर, राइट? ऐसा नहीं सुना था। लेकिन कुछ कंपनियां इस कोविड-19 में हो रहा है, मेरे को भी हुआ है, वो सही है, रियल है कि मेरी अपनी कंपनी ने कहा कि हम आपको $50 का अमेज़न का गिफ्ट सर्टिफिकेट देते हैं। दे गिवन मी सर्टिफिकेट किसी और कंपनी का, आप यूज कर लो, नहीं करो तो कोई पैसा उनका भी नहीं गया, मेरा भी नहीं गया। अगर मैंने यूज किया तो वो जो गिफ्ट कार्ड है उसके ऊपर नंबर है, वो यूज होगा, वो पैसे उनकी तरफ से जाएंगे, मेरी तरफ से नहीं जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग गिफ्ट कार्ड देते हैं। अभी मेरी कंपनी ने ही, मैं उसके सर्वे में एंटर किया तो उन्होंने मेरे को $10 का टिम होटल का गिफ्ट कार्ड दिया। अब वो जो गिफ्ट कार्ड है, मैं जाकर टिम होटल पर जाऊंगा, अपने फोन पर मेरे है तो उनको फोन पर नंबर दूंगा, तो उनके पास नंबर है तो मैं उसमें से कोई चीज लेने ले लूंगा। तो लेकिन मैंने अपना पैसा नहीं लिया, अपना कोई अकाउंट नंबर नहीं दिया किसी को। लेकिन जो जो आप कह रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं और जिस किसी के साथ हो रही है, दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। जैसे अंकल किसी को कहा कि तुम्हें हम PSW हायर कर रहे हैं, हम तुम्हें $4,000 भेज रहे हैं, तुम इसकी वॉकर लेके मेरी मदर को पहुंचा देना, वो अभी नहीं है, वो अभी कैलगरी में या कहीं है। उन्होंने वो कर लिया, खरीद लिया सारा कुछ, और पता चला उनके अपने अकाउंट से $8,000 निकल गया। बिल्कुल, क्योंकि अब जब पैसा गया तो उनके पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन चले गई। 2,000 उन्होंने दिया, 8,000 ले लिया, तो दे आर इन प्रॉफिट $6,000। सो ये जो चीजें हैं, ये आपको किसी को भी ना, वो कनाडा जो आज से 20 साल पहले था वो नहीं है, मैं बता दूं आपको। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा था कि बहुत देर 15-20 साल की पहले की बात है, मैं बीच में थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहा हूँ, कि आप कौन सी कंट्री लायक है? मैं इंडिया में भी रहा हूँ, पाकिस्तान में भी रहा हूँ, इंग्लैंड में भी रहा हूँ, कनाडा में, कौन सा अच्छा है? मैंने कहा अच्छा कंट्री वो है जहाँ आपको रोटी मिलती है, कमाई मिलती है, आपकी फैमिली है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो अभी कनाडा अच्छा है, 20 साल में वो कनाडा इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा, और वो बन रहा है। चलिए, और आगे क्वेश्चन कोई है? मैं आगे चलूं फिर? बस एक और इंफॉर्मेशन ही शेयर करूंगी प्लीज। कि मेरे पास पिछले 6 महीनों में कोई 3 दफा तो इस तरह की टेक्स्ट मैसेज आया है। जी। उसमें एक लिंक दी होती है उन्होंने, राइट। कि you have so many dollars in your account. राइट। Please click this link to claim. यस। And one time I got this कि स्कोशिया बैंक में जो तुम्हारा अकाउंट है, हमने उसे क्लोज कर दिया है, उसमें Yes. तुम्हारे इतने पैसे हैं, तो Right. ये लिंक क्लिक करो और इसमें से ले लो। ठीक है। मैंने सोचा मेरे पास तो स्कोशिया बैंक का अकाउंट ही नहीं है। राइट। But this, like, I'm sure that this works very well, क्योंकि कई दफा लोग सोचते हैं कि हाँ यार होंगे, वापस कर रहे हैं ना मुझे कुछ ले, राइट। तो राइट। ये एक नया फ्रॉड मेरे साथ। CRA के भी आता है कि वी आर ओइंग यू द मनी, गिव अस योर बैंक अकाउंट नंबर। और हाँ, वो भी। अच्छा, अभी मेरे को भी 2-3 कॉल आ रही हैं। अभी तो मेरे को कॉल ऑलमोस्ट एवरी 2-3 वीक के बाद आती है कि हम आपके कंप्यूटर की क्लीन अप के लिए आपने हमें $299 दिए थे, तो हमारी कंपनी बंद हो गई है, आप हमसे पैसे वापस ले लो। मैंने एक दफा उनसे किया, मैंने कहा मेरे को चेक भेज दो। वो कहते वी डोंट सेंड चेक। मैं क्या, आप रख लो, मेरे को नहीं चाहिए $200 $300। परफेक्ट। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, हाँ जी, आगे कुछ चलें आगे। जी बिल्कुल। अभी है कि रिपोर्टिंग, अगर आज जैसे आपके पास हुआ, कैसे रिपोर्ट करना है आपने? यू दे हैव ए रिपोर्ट टू कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर है जे। अगर आप ये कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर का जो गूगल पे भी करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उनको ईमेल लिख के, फोन करके आप बता सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है आपने, ऑनलाइन फ्रॉड रिपोर्टिंग जो है, लॉग इन टू फ्रॉड रिपोर्ट सिस्टम, ये एक ऐसा ही करें, फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम है
तो आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हैं। और ये जो फोन नंबर भी है आपके लिए, अगर आपने नोट करना हो किसी ने, 1888-495-8501, आप इस फोन से उनको बता सकते हैं कि ये क्या है या क्या नहीं है, या आपका जो भी, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है। एक बात मैं और कहूँ, जब भी किसी से कोई बात हो, टाइम, डेट और जो आपके साथ हुआ उसको नोट जरूर कर लें। टाइम, डेट और जो बात हुई है, क्योंकि वहां रिपोर्ट में पता कितने बजे हुई थी, शायद 11 बजे थे, नहीं 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 3 बजे थे, नहीं 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 शायद 5 बजे थे। ऐसी बात नहीं, जो आप टाइम और रिकॉर्ड कर लो उस टाइम। सही। ठीक है जी। या बिल्कुल। प्रिवेंशन की बहुत सी बातें मैंने की हैं। मेरे पास एक ये बुक आई है, ये ऑनलाइन है, किसी को कॉपी चाहिए तो मेरे को ईमेल कर दे, लिटिल ब्लैक बुक ऑफ स्कैम्स। उसमें काफी उन्होंने लिखा हुआ कि कौन सा, जो मैंने आपने बातें की हैं उसमें लिखी हुई हैं, और उसमें साथ में कुछ प्रिवेंशन भी लिखे हुए हैं। ये 10-12-15 पेज की है, मैं ईमेल कर सकता हूं अगर किसी को चाहिए तो। ठीक है। ओके, जब आपसे कोई बात करता है ये प्रिवेंशन बात है, आप उसको नो कह दो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। जैसे मैंने कहा ना, आप रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, नो, आई डोंट वांट इट। राइट। और आप कुछ जिसके से भी बारे में बात हो, उसको किसी करने पहले आप थोड़ा, आजकल सभी कुछ गूगल पर मिलता है, जहां आप किसी से बात करके उसके लिए बारे में जानकारी करें, सर्च करें। किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें जब तक कि आपको उसके ऊपर पूरा यकीन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं दो, क्योंकि आज जो सारा काम है वो ऑनलाइन हो रहा है। जैसे आपने अकाउंट खोलना है अमेजोन के साथ, यू हैव टू गिव देम द इंफॉर्मेशन। अब अमेजोन के लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी करें उसको मॉनिटर करें। अगर पहले आपने $2 की चीज खरीदी तो आप देखेंगे आपके $2 गए कि नहीं गए। मैं ही बताऊं, मैंने एक चीज खरीदी कहीं से, उसने पैसे ले लिया, अब चीज मेरे के पास आ गई, अब चीज वो ठीक नहीं है, अब मैं उसको वापस नहीं कर सकता कि वो फोन करता हूँ ईमेल का, उसका जवाब ही नहीं है। पर्सनली कोई डायरेक्ट फोन नंबर है नहीं कि मैं उससे किससे बात कर सकूं। तो ऐसा भी होता है। अब जो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। अगर जो वे आपसे पहले फीस मांगते हैं, जैसे आपने अभी बात की कितने पैसे दो, पहले ये करो, $200 जो ये चीज दे दो, उसके लिए मैं, आप ध्यान रखें अपना कि मैं दूं या नहीं दूं। आगे चलो, स्क्रीन, ये क्या हो गया, मेरी स्क्रीन क्यों बंद हो गई। अंकल ये स्क्रीन इसलिए बंद हुई है ताकि मीता जी क्वेश्चन कर सके। अच्छे नहीं, My अब करिए, question, पता आई हैव टू सी, आई हैव मे बी रीस्टार्टेड, समथिंग हैपन। कोई हाँ नहीं। जी, आप मीता जी आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अलावा मैं एक दो चीजें आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। एक अलग तरह किस्म का फ्रॉड मेरे अपने बच्चों के साथ हुआ है। अभी द अमाउंट वाज वेरी लेस, इसलिए बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाया हमने। ये फ्रॉड ये है कि जो ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, क्योंकि जो लोग ज्यादा करते हैं तो उनको ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड होगा और ब्रांड की बड़ी चीप सी चीजें मिल रही होंगी। बिल्कुल। तो मेरे बच्चों को एक ब्रांड की ऐसे कोई आई, उनको मेल आई, और जैसे कि आते हैं मैसेज वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अरे वाह वाह वाह। अच्छा, फिर दोनों बेटे और दोनों उनकी वाइफ्स भी हैं, वो बोली भी जा रहे हैं कि अरे इतने सस्ते हो नहीं सकते यार इस ब्रांड के, बोली भी जा रहे हैं और करते करते ऑर्डर भी करी जा रहे हैं हाँ जी, हाँ और जी, पेमेंट भी कर दी है। राइट। पेमेंट करने के बाद रियलाइज भी कर लिया कि हमने गलती कर ली।
एक बेटे ने तो उसको अपने बैंक को कर करा के कुछ रिवर्स करा ली ट्रांजैक्शन। ओके दूसरे बेटे ने थोड़ी गलती कर ली, रिवर्स कराने हो जाती थी उसकी, उसने जब फ्रॉड रिपोर्टिंग कर दी तो हो जाती थी, बट ही कमिटेड सम एरर। तो ओके जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको भी बड़ा विजिलेंट रहना है कि अगर कोई बहुत थ्रो अवे प्राइसेस पर आपको कुछ दे रहा है तो आप सोचिए कि ऐसा होता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान की, कनाडा की। बात ये है कि ये ऑनलाइन की और ये इंटरनेट की जो दुनिया है, इसको कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो जैसे अमेरिका में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं या चाइना के लोग हैं या इंडिया के या पाकिस्तान के लोग हैं, मोस्टली लोग अमेरिका में या इन कंट्रीज में बैठे हैं। तो इनके ये आप जैसे यूएसए का जो रेवेन्यू वाला फ्रॉड हुआ इतना लंबा चौड़ा, हाँ आपको जी पता है उसमें कितने बहुत बड़े लंबे चौड़े स्केल पर वो कितने लाखों डॉलर का, मिलियन डॉलर्स का वो स्कैम निकला। हाँ तो जी उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सी कंट्री है, बात ये कि ब्रेन बिहाइंड क्या है, क्योंकि ये इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड्स हैं सारे। जी जी जी, पहले ये दूसरी बात है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक वो डक्ट्स वाले, डक क्लीनिंग के तो हाँ खैर जी बहुत डॉक्टर बहुत वाले सारी हैं। मेरे पास मैसेज भी आए हुए हैं, मैं एज बैंकर, मैं इंडिया में मैंने काफी काम किया और ऐसे लोगों के साथ बहुत वास्ता पड़ा, लोगों के साथ जो लोगों को फ्रॉड कर देते थे लोग। तो फिर भी इतनी, अभी भी मुझे एक मैसेज आया हुआ है, मेरे इंडिया वाला नंबर यहाँ पर मैं चला रही हूँ अभी भी, उस पर एक मैसेज अभी भी आया हुआ है मेरा। पहले मुझे आया कि आपके अकाउंट की एलिजिबिलिटी बन गई, ये फोन नंबर है, इसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको अमाउंट जान के ना वो ऐसे छोटा सा या क्यूट सा रखेंगे ताकि आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, कोई झूठा नहीं है, ये सच्ची चीज है, हाँ राइट। जी 3,500 रुपीज मेरे को, मुझे उन्होंने 2 मैसेज आ चुके हैं कि आप इस लिंक पे करो, आपके बन गई है। पहले था कि एंटाइटलमेंट होने वाली है, फिर आगे हो गई है कि आपके अकाउंट में आ रहे हैं, इस लिंक को करो, ये का फोन नंबर जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन लिंक्स को हमने कभी भी क्लिक नहीं करना है। जितनी क्यूट अमाउंट होती है उतना ही खतरनाक ये फ्रॉड करने वाले होते हैं। I'm just going to restart my I'm going to stop link and going to restart again. But I don't know what happened, but just give me a minute, okay जी? श्योर अंकल। हमारे चैट में फरा ने कुछ शेयर किया था। Someone told my husband that you get US papers. They wanted all our passports documents original. Right. I refused to give. Did I do right? They Yes. wanted our papers in a company based in US. I said no. You can say that I don't want it. Yes. हाँ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, वो जो आप न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रही थी ना, उसमें जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है, ये जो नए आते हैं ना बच्चे, ये बहुत ज्यादा बार बार एक्सप्लोर करते हैं हर चीज को, जगह जगह लिंक क्लिक करते रहते हैं लिंक्स को, क्योंकि इनको जॉब चाहिए होती हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, इंक्वायरी करते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इसलिए किसी ना किसी ऐसी जगह जरूर पहुंच जाते हैं जहां पर वो फ्रॉड करने वाले तत्पर, मतलब दे आर रियली ईगर कि उनको एकदम से पकड़ लेते हैं उनका डेटा, तो उनको इस तरह से लालच वाली चीजें देते हैं ताकि वो फंसे और उनको चीट कर सकें। इट्स लाइक दैट। सो ये चीज है। बाकी एज बैंकर मैंने बहुत ऐसे फ्रॉड्स को, लोगों को, बेचारों को देखा। हम कर तो कुछ नहीं सकते थे, बट होता है, ऐसे लोग करते Okay, हैं। चलो हम can you see that now? जी अंकल। Okay, we were saying protect your computer and phones as well कि जहाँ पर जो स्कैम होते हैं आपके कंप्यूटर पर वायरस आते हैं और आती चीजें, तो you should have some kind of security system on your computer so that you can save it or keep it somewhere, right? क्या हो गया मेरे स्क्रीन को? अच्छा, उसके बाद आप जो किसी के साथ पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं, बी अवेयर ऑफ दैट। आप ये देखिए आप किसके साथ डील कर रहे हैं, कौन सा अच्छा आदमी है, कौन सा नहीं ठीक आदमी है, ये सारा कुछ आपको
इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। डोंट गिव योर इन्फॉर्मेशन टू एनीबॉडी जो आपको, जिसको आप जानते नहीं हैं। डोंट पे टू, ऐसे मैंने पहले बताया था आपको, कॉल आती है या ईमेल आती है कि कहीं से मैं फंस गया हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, दे दो। आप मेरी आंटी को जानती हैं, मेरी मम्मी को जानती हैं, जैसे ऐसे कोई एग्जांपल दे के, सो प्लीज डोंट डू दैट। अब देखिए जी, आप जो पिक्चर देख रही हैं, इसमें कोई आपको और चीज दिखाई दे रही है? सभी भेड़िए हैं, शीप्स। एक फॉक्स है इसमें, मुझे लगता है एक ये देखिए ये वाला, ये फॉक्स बीच में। इसका मतलब आपके घर में ही कोई डिस्गाइज पर्सन हो सकता है, आपके जानने वालों में से भी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अभी हम आ रहे हैं लिटरेसी पर, हमारे पास टाइम है? जी जी अंकल। ओके। अब जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो क्या चीज है? आपको जो स्टेटमेंट है जो मैंने ली थी, ये देखिए, स्कूल बच्चों को, मैं स्कूल बच्चों को भी जाता हूँ, वहां भी जाके फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में टीच करता हूँ। ये है कि नॉलेज एंड स्किल है जिसके आप रिस्पॉन्सिबली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल डिसीजन बनाने में काबिलियत आप में आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसी एज के हैं और आपको सारा कुछ पता है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन एक बच्चे को भी बहुत कुछ पता हो सकता है, क्योंकि आज वो जो नॉलेज है फ्रॉम इंटरनेट से ले रहे हैं। सो दिस इज इट्स गुड टू नो कि आपकी मनी जो है, पैसा है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी को, आप सभी बड़े हैं, सभी ने अपनी जिंदगी देखी है, बहुत सारों को उसका तजर्बा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके। Literacy, financial literacy is the ability to understand how money works in the world, how someone manages to earn or make it, how that person manages it, and how she invests, turn it into more, and how the person donates it to help others. अब एक पैसा जो है उसके कितने ही रूप हैं। आप पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसे से किसी की हेल्प करते हैं, और पैसे से ही पैसा बर्बाद करते हैं, राइट? अब ये है जो आप देख रहे हैं पिक्चर है कि आप किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे को या हेल्थ को। अब देखिए, हेल्थ आपकी खराब है तो ज़ारा है कि आप कमाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप बीमार हैं तो आप जो काम पर नहीं जा सकते, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप पैसा है तो आप हेल्थ को भी नहीं खरीद सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको एक सांस के लिए वो कहते हैं मैं आपको 10 लाख देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको एक सांस नहीं मिलता, डॉक्टर उसको एक सांस नहीं एक्स्ट्रा दे सकता। लेकिन एट द सेम टाइम पैसा आपके पास है तो आपने कुछ सहूलतें खरीद सकते हैं। जैसे आपके पास, आप डिसेबल हैं, आपके पास वो वॉकर है, जहाँ आपके पास जो व्हील चेयर है वो आप ले सकते हैं, आपके पास पैसे हैं तो। दूसरा आदमी शायद ना ले सके जिसके पास पैसे नहीं है। सो आपको ये अपना तय करना है, देखना है कि मैं पैसा, देखिए पैसा नहीं है तो भी हेल्थ खराब होती है, पैसा है तब भी हेल्थ खराब होती है। अभी लोगों के पास इतना पैसा है लेकिन वो एक चावल का दाना नहीं खा सकते, एक स्पून शुगर नहीं खा सकते, एक रोटी नहीं खा सकते। लेकिन पैसा को उनके पास इतना है कि चाहे वो उसको रोज को पैसे को खाते रहें। लेकिन इसके लिए आपको जो जरूरी है कि आप फैसला करें आपको इसको बैलेंस कैसे रखना है। अब आता है कि इम्प्रूविंग सीनियर लिटरेसी। अब सीनियर जो है वो सभी को पता है कि वो जिंदगी से इस दौर से निकल चुके हैं कि पैसे को कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं जो देख रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस में, उनके पास पैसा है लेकिन बहुत जगह नहीं उनको पता कि उनको कैसे संभाला जाए, कैसे उसको ठीक जगह लगाया जाए, कैसे उसको ठीक जगह रखा जाए, कैसे उसको ठीक जगह इस्तेमाल किया जाए। जहाँ उनको कोई ऐसे ही लूट रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है तो सभी लूटने वाले आ जाते हैं।
सबसे बड़ी जरूरत है आपको किसी काम के लिए भी बजटिंग की। आपको इनकम और खर्चे का साफ पता होना चाहिए। मेरे इनकम कितनी है और मेरा खर्चा क्या है, कौन से खर्चे जरूरी हैं, कौन से खर्चे जरूरी नहीं हैं, किन के बिना मेरा गुजारा हो सकता है, किन के बिना गुजारा नहीं होता। हम उसे कहते हैं नीड्स एंड वांट्स। एक है आपकी नीड, जो जरूरत है आपको। आप देखिए, आपने रोटी खानी है, आपको जरूरत है, लेकिन आप जरूरी नहीं जाके रेस्टोरेंट में खानी है, जरूरी नहीं आपने पराठे खाने हैं, जरूरी नहीं आपने चिकन मटन खाना है, जरूरी नहीं आपने सब्जी की 4 प्लेटें खानी है, 4 सब्जियां बना खानी, ये जरूरी नहीं। आपकी जरूरत है, आपको पेट भरना है, भूख लगी है, आपने खाना खाना है, ये जरूरी है। आपने कपड़ा पहनना, जरूरी नहीं हमने $500 का सूट पहनना है। आपका $5 का भी सूट आपके तन को ढक लेता है, आपको कवर कर लेता है। रहने के लिए मकान लेना जरूरी नहीं हमने 3,000 या 4,000 स्क्वायर फुट का लेना है। आपका 1,000 फुट में भी, 1,500 फुट में भी गुजारा हो सकता है आपकी जरूरत के मुताबिक। सो आपको ये बजटिंग करना बहुत ही जरूरी है कि मेरे को, मेरी आमदनी क्या है और मेरा खर्चा क्या है। और आज क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ लोग आते हैं, हाँ जी मॉर्गेज सस्ती है, 2 मकान और ले लो। मॉर्गेज अब इतनी सस्ती है, अब जी यू कैन अफोर्ड इट, लेकिन पता नहीं वो कितनी देर अफोर्ड कर सकता है, कितनी देर अफोर्ड नहीं कर सकता। आज आपके पास एक जॉब है, कल को नहीं है, तो आप 2 मकान कैसे अफोर्ड करेंगे? तो इस लालच में नहीं जाना चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए कि कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सी फैमिलियां ब्रेक डाउन हो रही हैं इसी ऊपर। वाइफ कह रही है कि मकान नहीं लेना, हस्बैंड कहता है तेरे को नहीं पता, वो 2 मकान और ले लेता है। अभी वो 3 साल में बंद होने हैं, 3 साल में क्लोजिंग है। अब 3 साल में क्या होना है मेरे को नहीं पता। तो इसलिए आप अपना इस तरह के ध्यान जरूर रखें कि आपके पास कितनी आमदन है और कितना खर्चा है। अब ये कुछ 3-4 स्टेप्स हैं आपके बजटिंग के लिए। पहला है कि आपका फाइनेंशियल गोल, आप क्या करना चाहते हैं। आपको लिखना चाहिए कहीं ना कहीं कि मैं 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये करना चाहता हूँ। फिर आप उसके एस्टिमेट करें कि मेरी इनकम सोर्सेज क्या हैं। आज मेरे पास इनकम है क्या, मेरे पास 2 साल के बाद, 4 साल के बाद इनकम होगी, अगर नहीं होगी तो मेरे का बैकअप क्या है। फिर आता है इमरजेंसी फंड, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी बैकअप मैंने यूज किया लफ्ज, वो यही है कि अभी देखिए आप काम करते हैं, अगर आप कल को काम छूट गया कि आपके पास 3 महीने का खर्चा है रोटी खाने के लिए, किराया देने के लिए, मोर्गेज देने के लिए, वो उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। आप अपने पास 3-4 महीने का खर्चा जरूर रखें, मैं कहता हूँ 6 महीने का रखें। एक तरफ वो इतना पैसा होना चाहिए पड़ा कि आपको 6 महीने कम से कम आप बिना परेशानी के, बिना स्ट्रेस के जी सके। और कुछ आपके होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस, जैसे आपने रेंट देना, वो आपको जाना ही है जाना, आप मकान में रहें या ना रहें। आपकी मोर्गेज जानी ही जानी, आप मकान में रहें या ना रहें। आपके इंश्योरेंस कार की जानी ही जानी, आप कार चलाएं या ना चलाएं, उसको कहते हैं फिक्स एक्सपेंस। दूसरे होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, होते हैं जो आपके रोजमर्रा होते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं। आज आपका फूड का खर्चा इस वीक $50 है, अगले वीक $10 होगा, उसके अगले वीक $200। आपके मेहमान आ गए, आपके घर में कोई शादी आ गई, आपका खर्चा बढ़ गया। आपके बच्चे आ गए, आपके और फैमिली कुछ हो गई, अगर आप कुछ नहीं किया तो आपका काम खर्चा कम, उसको कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अपने को एक जरूर, मैं आपको कह रहा हूँ, जिसमें आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ, स्ट्रेस का मतलब आपको मैं ये अंडरलाइन कर कह रहा हूँ, जरूर लिखें, आप रोजाना लिखें आप अपना कि आज मैंने $1.55 की कॉफी ली थी, आज मैंने $2 का वहां से ये जूस पिया था, आज मैंने शॉपर ड्रग से $10.55 की शॉपिंग किया। ये सारा आप लिख के रखें। और आज मेरे को वहां से $20 आए हैं, आज मेरी तनख्वाह में $200 मेरे बैंक में आए हैं। अगर आप ये रखेंगे, मैं बताऊं, मैं अपना रोज का रोज रखता हूं, इवन मैं 5 पैसे भी खर्चे में लिखता हूं, 5 सेंट इस काम के लिए। और साल के बाद मेरे पास वो रिकॉर्ड बन जाता है कि मैंने कितने खर्चे किए हैं, कितने नहीं किया, और उसमें आपको पता चलेगा कितने खर्चे आपने फालतू किए हैं। सो आप ऐसा रखें, रिव्यू स्पेंडिंग एंड सेविंग, वो मैंने अभी आपको कहा, आपका ख्याल रखें, लिखे रखें, आपको उसको दोहराते रहें, उसको आप
टाइम टू टाइम चेक करते रहें। हर महीने आप महीने के बाद चेक करें कि मैंने इस महीने में कौन सा जो खर्चा है वो फालतू किया है, जिसको बिना मेरा काम चल सकता था। सो रिवाइज योर गोल्स एंड ऑल दैट। उसके बाद है, अब ये आपने सुना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो जिसे कहते हैं ब्याज दर ब्याज, ऐसा कहते हैं उर्दू में, ब्याज दर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो वो क्या चीज है कि ये जो ब्याज पर ब्याज है, ये दो तरह के है, आपको मिलता है या आप देते हैं। अगर तो आपका बैंक में पैसा पड़ा उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको फायदे में है, आपका वो आपका दोस्त है। आपके जो आज आपका $100 पड़ा था, अगले महीने 101 हो गया, अब अगले महीने 101 पर ब्याज मिलेगा, उसके बाद 102 हो गया, उस पर ब्याज में, उसको कहते हैं ब्याज पर ब्याज। तो वो आपका दोस्त है। लेकिन आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं तो आपका वो दुश्मन है, क्योंकि जैसे वो बढ़ रहा है आप उसको ज्यादा पे कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ये जो मेरा ब्याज है कंपाउंड। अभी देखिए जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप मिनिमम, आपको पता क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट क्या है, 22% से ज्यादा है, फ्रॉम 20 to 30% तक का वेरिएबल करता है कार्ड टू कार्ड। अगर आप मिनिमम पे करते हैं, आपने 5,000 की शॉपिंग की, आपने उसका $50 दे दिया, अब जो $50 पर नहीं लगा, लेकिन बाकी सारे पर आप पर ब्याज जमा हो रहा है। वो जो 5,000 है आपका 5 साल 2 साल के बाद में आपका 50,000 बन जाएगा, अगर आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जो इंटरेस्ट है आपको आ रहा है कि आपको जा रहा है। अब ये जो वार्निंग साइंस हैं डेट की, आपको वो जो कर्जे हैं, आपको कहाँ से पता चलता क्या रहा है। अगर तो आप मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल सिचुएशन जो वो ठीक नहीं है, आपको पास पैसे नहीं है फालतू देने के लिए, आप सिर्फ मिनिमम दे रहे हैं ताकि मेरे को वो और फालतू खर्चा ना पड़े। और अगर आपको मिनिमम पे करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो बैलेंस है वो हर महीने बढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी क्रेडिट कार्ड की, तो इसका मतलब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप कोई मिसिंग कर रहे हैं, पेमेंट मिस कर रहे हैं, रेंट मिस हो रहा है, कोई आपकी बैंक की पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, कार की पेमेंट है, वो मिस हो रही है, इसका मतलब कि आपके पास फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर आप सेकंड थर्ड पेमेंट नोट्स आ रहा है आपको, इसका मतलब आपकी सिचुएशन खराब है। और आप मनी बोरो कर रहे हैं तो पे डेट, हमने कैसे कहते हैं कि आपसे पैसे लिए दूसरे को दे दिए, उजमा से लिए और मोनी जी को दे दिए, जहाँ गुलनाथ जी को दे दिए, गुलनाथ से लिया उजमा को दे दिया, इन दोनों को खुश रखने के लिए कि उनका पैसा आ रहा है जा रहा है। सो दे एक प्रॉब्लम है, जो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है बाद में। और आप अगर क्रेडिट लिमिट आप एक्सीड कर रहे हैं, बैंक आपसे एक दफा आपकी क्रेडिट लिमिट हो, अगर आपकी लिमिट 5,000 है, आप 5,001 हो गया ना, वो आपको 10,000 की लिमिट बढ़ा देते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे कर्जा लो, हमारे कर्जाई बने रहो। अगर आपका क्रेडिट ड्यू, जब बैड क्रेडिट हुआ है, डिनाई हुआ है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम आपके फाइनेंशियल। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि आपके पास कैसा है कैसा नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जे अब बात आती है थोड़ी सी फाइनेंशियल के बारे में कि हाउ वी डील विद द मनी, डीलिंग विद द मनी, अर्नड मनी क्या है, आपको पता है सारे, आपको तनख्वाह मिलती है कहीं से भी पैसा। अब पहली बात तो आपका टाइम है और 10 मिनट, जी ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, इन सभी को हम फाइनेंसेस कहते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट भी पैसा है, इनहेरिटेंस आपको जो वसीयत से मिलता है कहीं से किसी के डेथ के बाद, उसको भी, और आपको किसी इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, ये सभी फाइनेंसेस को देखने वाली चीजें हैं। अब मनी बचाई कैसे जाए, सेविंग कैसे किया जाए, आप कहाँ से कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि आपके पास जितना भी है, आपको $50 है, $500 है, $1,000 है वीक का, उसमें से थोड़ा सा कम से कम 10% उसको एक तरफ कर दो, एकदम आते ही किसी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, चेकिंग अकाउंट में, कहीं और जगह जमा कर दो। नहीं तो जो आपकी सैलरी आती है कहीं से, उसमें से 10% पहले कह दो कि ये निकालने हैं। जो मेरे पास अकाउंट है, मेरे पास क्लाइंट है, मैं तो कहता हूँ, जो बात होती है, आप ऐसे करो,
आप $50 महीने के TFSA में डाल दो, आप डालते जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगी निकाल लेना। और मैंने देखा है उन लोगों को कि 2-3 साल 4 साल के बाद जो उसके पास पैसा नहीं, उसके $5-10 हज़ार डॉलर पड़े हैं, तो ये एक फोर्स है। दूसरी बात है पैसा कैसे बनता है, अपने एक्सपेंसेस कम कर दें। आज इस कोविड-19 में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां, वो अपने एक्सपेंसेस कट कर रही हैं, एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं, जो उनके बिल्डिंग है रेंट वाली हो उनको वो छोड़ रहे हैं, अपना खर्चा बचा रहे हैं। और एम्प्लॉयज को क्या कह रहे हैं, आपको हैरानी होगी सुन के, वो कहते हैं आप घर से काम करो, हम आपको 10% लेस इनकम देंगे, लेस सैलरी देंगे। अब वो जो एम्प्लॉय है वो हैप्पी है कि उसको कार नहीं लेके जानी, उसको बाहर खाना नहीं खाना, उसको रोज ड्रेस नहीं करने, कपड़े अच्छे अच्छे पहन के नहीं जाना, तो उसके 10% बच जाते हैं। तो उसके और कम से और उसको क्या है कि 10% में कम टैक्स देना है। सो दे नॉट डिमांडिंग फॉर मोर मनी। अब उसको यही है कि मेरी जॉब बनी रहे, आप मेरे को 100 का 90 दे दो, मेरी जॉब बनी रहे। अब उसको एम्प्लॉयर को पता है कि ये अभी हमारे कैच में है, तो यू कैन रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। और दूसरा है कि अब जब आपको टैक्स भरना है, टैक्स करना है, उसके बारे में आप जाने, पता करें कि मैं टैक्स कैसे बचा सकता हूँ। ये 3-4 प्रोसेस हैं जो आप मनी सेव करने के तरीके हैं। इनमें से स्प्लिट इनकम जो पार्ट ऑफ टैक्सेस है, अगर किसी का टैक्सेस होगा, आप अपने में कैसे इनकम स्प्लिट कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। मनी मैनेज कैसे करनी है, मैंने पहले आप कहा था कुछ चीजें दुनिया में आपको जरूर होंगी, उनमें से कौन सी थी? डेथ और टैक्स, ये दोनों होनी है जरूर। कब होनी है ये नहीं पता। आपको पता है कि आपके पास कोई तरीका है आपका टैक्स बचाने के लिए? कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप किसी एडवाइजर के साथ बात करेंगे। तो अगर आप खुद आए तो इट्स वेरी गुड, आप सलाह जरूर करें किसी से भी, जो भी आपका है, चाहे आपके बैंक में है, चाहे बाहर है कोई, आप करें बात। अगर आपके पास कुछ कर सकता है तो वो आपको करने की कोशिश करें। हाँ मोनी जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपको म्यूटेड हैं, शी इज म्यूटेड, आप सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कह रही हूँ कि टैक्स तो बच ही नहीं सकता। अब हमारे पास इनकम टैक्स के उधर T4 T5 जो भी है सब स्लिपें आ जाती हैं। मैंने यही कहा ना मोनी जी के ये मैं नहीं कह रहा कि बचे, लेकिन अगर आपको है कोई हो तो आप बात करेंगे तभी पता चलेगा। ये नहीं कि जूरी का सभी का बचेगा, सभी का नहीं बच सकता, ये कोई जरूरी बात नहीं है। कभी है कि आपको कुछ बताया जा सकता है कि शायद उसका 1-2% बच जाए, मेरे को नहीं पता, हर की सिचुएशन सेपरेट होती है। लेकिन जनरल ये है कि अगर आप डिस्कस करेंगे किसी एडवाइजर के साथ तो हो सकता है कि वो आपको कुछ को बता दे, हो सकता है ना बता सके। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए, डू यू वांट टू पे नाउ और लेटर? अभी ये है कि ये उनके लिए है, खास करके जो 65 से कम हैं लोग, कि कुछ ऐसे हैं चीजें जिस पर अभी टैक्स आप अभी दे रहे हैं, जहां उसको टैक्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। राइट, पोस्टपोन का मतलब है आप बाद में देंगे, 10-15 साल के बाद में। ये क्या है कि जैसे अभी आप यंग फैमिली है कोई, अभी वो उसकी इनकम है, मान लिया एग्जांपल उसकी 50,000 इनकम है और उसमें से 10,000 टैक्स लगना है। अगर वो 10,000 में से 5,000 बचा सकता है तो गवर्नमेंट तो आपका 5,000 भी लेना पसंद करेगी। लेकिन अगर आप बचा सकते हैं और वो 5,000 आप बाद में दे दें, 10-20 साल के बाद में, अभी आप फैमिली ग्रो हो रही है, आपके बच्चे हैं, आपको जरूरत है, तो अभी आपके वो काम आ सकता है। अगर नहीं तो आप दे दो, देयर इज नो ऑप्शन। सो देयर इज ए ऑप्शन, वो आप जो एडवाइजर के साथ बात करेंगे तो वो बता सकता है आपके लिए वो जायज जब वाजिब है या नहीं है, क्योंकि हर के इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है।
इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसी करते हैं, कहाँ करते हैं, उसमें से क्या फायदा हो रहा, क्या नहीं फायदा हो रहा, ये सभी चीजें आपको जो आपका मैनेजर है, मनी मैनेजर या जो आपको जिसे एडवाइजर कहते हैं, वो आपको बता सकता है। अंकल ये और एडवाइजर बैंक वाले भी देते हैं? बैंक वाले भी आपकी एडवाइजिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, या राइट, सब करते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो मोस्टली बैंक वाले नहीं करते हैं, राइट। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, सभी को एक दफा अपने किसी एडवाइजर के साथ बैठ के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। आप नहीं भी करो, उससे सुनो जरूर कि आपको क्या कुछ वो आपको बता सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको, जैसे मैं हूँ, मेरे से ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे से ज्यादा नॉलेज बहुत से यंग बच्चों को है, लेकिन जब बात करते हैं तो कभी कभी उनको नहीं पता कि वो, अभी मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे साथ हुआ था कि बच्चा नहीं, एक आदमी 40-50 साल का आया था, तो मैं उससे बातें करने, वो कहता अंकल मैं आपसे आया हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैं जेन सुनने नहीं आया कि मेरे को बचाना क्या है बाद में। मैंने कहा उसको, तू 70 हो गया कि नहीं? कहता नहीं। मैं कहा तेरे को पता है कि जब तू 70 होगा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? वो कहता नहीं। मैं कहा मैं हूँ 70, मेरे को पता है कौन सी प्रॉब्लम आनी है, मैं इसलिए तेरे को पहले अगवा कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लमें आएंगी, उसके बारे में अभी प्लान कर, अभी सोच। फिर वो कहता अंकल मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी मेरे को पता नहीं था ऐसी बात, आप प्लीज कैरी ऑन, हेल्प मी। सो जो जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, कभी वो एजुकेशन एक्सपीरियंस से काम ज्यादा कर जाते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। अभी आप जो इनकम्स हैं वो आपको कहाँ से आती है? आपकी एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी कोई पेंशन है, बेनिफिट मिल रहे हैं, CPP OAS है, जैसे भी आपकी इनकम है। इन्वेस्टमेंट से है, या रेंटल इनकम है, या इनहेरिटेंस कहीं से मिले हैं, इन सभी पर आपको टैक्स भी लगता है। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपको पता ही है, मोस्टली दो तरह की हैं, रजिस्टर्ड हैं और नॉन रजिस्टर्ड हैं। अभी सभी जो आती हैं रजिस्टर्ड वाली, उसमें RRSP, RIF, TFSA, RDSP वगैरह वगैरह आ जाती हैं। जो उनमें नहीं है उसको हम नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कभी कभी उसका लफ्ज ओपन इन्वेस्टमेंट भी है। रजिस्टर्ड में जैसे मैंने कहा RRSP, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। अभी जो 65 से ऊपर है उनको ये नहीं है, लेकिन इसकी कन्वर्शन हो जानी है RIF में, तो उसके लिए आपसे बात करनी पड़ती है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। और ये एक लीरा होता है, जब आप काम करते हैं किसी कंपनी में, आप उसको छोड़ते हैं तो वो कंपनी आपको एक तरह की पेंशन देती है जो आपको निकाल नहीं सकते जब तक आप 65 से ऊपर नहीं होंगे, तो उसके बारे में बात करनी होती है। जो लिफ्ट भी है, जो लीरा होता है, वो 65 के बाद वो इनकम बन जाता है, लाइफ इनकम। जैसे रिफ होता है जे वाला, वैसे ही जे लिफ्ट होता है, आप उसमें से पैसा निकालते हैं। ये है डिसेबिलिटी के लिए, अगर आपके घर में जहाँ आपके कोई भी डिसेबल पर्सन है, अगर वो 49 से कम है तो उसको गवर्नमेंट कुछ जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में, उसके हिसाब से आपको कुछ गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जो उस डिसेबल पर्सन के लिए सेविंग होती रहती है। लेकिन इसमें टैक्स में कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके लिए, डिसेबल आदमी के लिए थोड़ी बचत है। ये एजुकेशन सेविंग प्लान है, RESP, अगर आपके बच्चे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप चाहते हैं उनको करना, तो आप जो उसके लिए कर सकते हैं। बच्चे की एजुकेशन के लिए जो सेविंग है, इसमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपके पास सेविंग है एक। और ये TFSA है, ये आज तक भी, जिसको 11 साल हो गए हैं आए हुए, लोगों को मिसकंसेप्ट है। ये है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सेविंग में डालना है जहां पर ½ % मिलता है आपको ब्याज। आप इसको कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन इसका नाम जो है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, क्योंकि जो इसके ऊपर आमदनी होगी, आपको जो रिटर्न मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगना। ये समझने वाली बात है। और इसमें ये लिमिट है, अगर किसी ने 2009 में, वो 19 साल का था या थी, आज तक उसने कोई नहीं किया, तो वो ऑलमोस्ट $69,500, जहाँ अगले साल में आप कहें 2021 में
$70,000 विदाउट पेइंग टैक्स अपनी सेविंग कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखिए 70,000 पर अगर आपको 2-3% भी मिले तो भी 150-200-300 हो जाएगा टैक्स इनकम, उस पर आपको टैक्स नहीं लगना आपको किसी। और दूसरी बात ये बड़ी है इसमें, ये अभी जो कानून है, आपके पास से चाहे 5 लाख पड़ा हो TFSA, गवर्नमेंट के पास अगर जाते हैं कि मेरे को वो गारंटेड इनकम सप्लीमेंट लेनी है, उसमें ये अकाउंट में नहीं आता। गवर्नमेंट को पता है आपके पास पैसा है, लेकिन वो आपकी इनकम में नहीं गिनते। लोग पैसे वाले हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, ये ऐसा रूल है। चेंज हो गया तो मेरे को पता नहीं, बाद में अभी तक तो है। नॉन रजिस्टर्ड फंड में जो इन्वेस्टमेंट है दे CR के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती। जो पहले मैंने बताया सारी रजिस्टर्ड वो CR के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। रेवेन्यू कनाडा को पता है, ये इसका नहीं पता। अब ये हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट हो सकता है, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं। मनी जो आपको पैसा जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो भी मैं बता दूं, कुछ ऐसी जगह है पैसे जिस पर टैक्स नहीं लगता। पहला क्या है, अगर आप लॉटरी निकल गई, अगर आप कल को उज़मा की 5 मिलियन की लॉटरी निकल गई तो 5 मिलियन पर टैक्स नहीं लगना उज़मा, लेकिन मेरे को मत भूलना। ओके जो आपको GST HST क्रेडिट मिलता है या चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता है, उन पर टैक्स नहीं लगता। जैसे हम सीनियर्स को GST मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब सीनियर की बात करूं, इस साल जो कुछ हुआ कोविड की वजह से, गवर्नमेंट ने आपको जितनी आपको GST मिलती है उसको डबल करके दिया है। आपकी बैंक में आ गए होंगे पैसे उनको जिनको GST मिली है, तो आप चेक कर लेंगे नहीं आए तो। और आपको अगर कहीं से कंपनसेशन मिलता है, जैसे आपका कोई केस हुआ है कोर्ट में, उसके पैसे मिले हैं, उस पर टैक्स नहीं मिलता, नहीं लगता। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, मान लो आपके किसी रिलेशन के डेथ हो गई है, आपको पैसा मिला 5 लाख 2 लाख जितना भी, उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप किसी स्ट्राइक पर हैं यूनियन में, जैसे टीचर यूनियन है और वो स्ट्राइक पर जाते हैं, उनको स्ट्राइक पे मिलती है, उस पर टैक्स नहीं होता। वो आपको उनको वो देते हैं T4A, लेकिन उस पर टैक्स नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मोस्ट आपको रिसीव करते हैं TFSA में से पैसा, उस पर टैक्स नहीं होता, ये टैक्स नहीं है। अंकल अभी क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन फर्क आया हुआ है, हाउ डज TFSA वर्क? ओके TFSA जैसे मैंने अभी कहा कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है। जो भी इंसान कनाडा में है, चाहे वो PR है, चाहे वो कनेडियन है, 19 साल से ऊपर है, उसको हर साल डिफरेंट लिमिट होती है। इस साल 20 की और 21 की लिमिट है, वो 6,000 है, साल का 6,000। अगर आपने 2009 से लेकर तक आज तक कोई भी कहीं अकाउंट नहीं खोला TFSA का, तो जैसे मैंने अभी कहा था पहले का, आपको ऑलमोस्ट जनवरी 2021 में अगर आप करेंगे तो 70,000 तक का टैक्स नहीं लगना उस पर। जो रिटर्न मिलेगा, जो उसकी ग्रोथ होगी, अब मान लो मैंने ये बताऊं कि आज तक आपने 70,000 पैसा वो डाल दिया, अब 70,000 का वो बन के 1 लाख हो गया। जो 30,000 है, अगर आपका नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट में होता, ओपन अकाउंट में, तो 30,000 पर आपको टैक्स लगना था। आपको T5 या T3 मिलनी थी और आपने उसको डिक्लेयर करना था। अगर वही 30,000 आपको TFS में मिला तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दैट्स द बेनिफिट। और आप इसको निकाल भी सकते हैं। एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि जो टोटल लिमिट है, जैसे मैंने अभी कहा कि अबाउट 70,000, जो मैंने अबाउट कहा, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया। एग्जैक्ट नंबर जो है आज तक का, अब आज की डेट का, वो 69,500 है। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 69,500 से 70,000 हो गया, जब मीन आपको $500 फालतू हो गया, तो वो $500 फालतू पर टैक्स लगेगा, 1% पर मंथ। हाँ जी अंकल वो सिर्फ उस डिफरेंस पे टैक्स लगेगा, पूरे हाँ, डिफरेंस पर। हाँ जी शौर्य साहब, आपका क्वेश्चन क्या है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है TFSA में? ये डिपेंड करता है आपकी कहाँ इन्वेस्टमेंट है।
आपका सेविंग अकाउंट डालेंगे तो आधा % मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के तो आपको 20% भी रिटर्न मिल सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक बात करे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, देयर इज अ रिस्क विद एवरीथिंग। हाँ जी, और क्वेश्चन किसी का? योजना जी, समीना खान। ओके चलिए आगे। हाँ जी, समीना, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मेरे को दिखाई नहीं दे रहे सभी, इस करके आप उसका क्वेश्चन। इट्स मी। हाँ जी समीना जी। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सेल है, हाँ जी, इस पे कितना टैक्स है? देखिए अब आपने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या इसका मतलब आपसे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है। जी, अब एक जो है वो आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक 2016 से आपने जब बेचेंगे तो डिक्लेयर करना है CRA को, रेवेन्यू कैनेडा को, हमने इतने की बेची है। अगर उसका, अगर आप उसमें टेनेंट है, किराएदार है बेसमेंट में जहाँ और कहीं, तो वो बताना है आपने कितने साल से है, ठीक, आपको क्या मिला, उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, टैक्स हो सकता है, टैक्स हो सकता है। टैक्स। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली उस पर कोई टैक्स नहीं है जो पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, आपने जो गेन किया है, आपने मान लो वो 5 लाख के ली थी, आज आपने उसको 7 लाख की बेच दिया, तो 2 लाख आपका प्रॉफिट है, कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन है। अब उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि आपने जो उसमें एक्सपेंसेस किए हैं वो आप कैपिटल गेन में से निकालते हैं, ताकि आपका कैपिटल गेन कम हो जाए। मान लो मैं एग्जांपल के तौर 2 लाख का 1.5 लाख रह गया, राइट? तो अब जो 1.5 लाख है उसका आधा, अगर आप एक ही हैं इंसान जिनके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, पहले तो वो 2 लाख का जो है, 1.5 लाख का, वो आधा हो गया 75,000। तो आपको 75,000 इनकम बनेगा। इसका मतलब आपने सिर्फ 75,000 फ्री ऑफ टैक्स बचा लिया आज के रूल के मुताबिक। ठीक है। अब आपकी इनकम कोई नहीं है, मान लो और कोई इनकम नहीं है आपकी, ठीक है। आपके सिर्फ 75,000 इनकम हुई, तो आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो अबाउट 30% हो गई, 30 to 33%। तो आपने 75,000 पर 30 या 32% टैक्स दिया। दूसरी तरफ आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख पहले है, उसमें 75,000 जमा हो गया, तो आपके ऊपर 50% से ऊपर टैक्स हो गया। जी, वो तो टैक्स डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है टैक्स के लिए। राइट, राइट। अच्छा, तो ये कैपिटल गेन्स का थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड कोई नहीं है, ये सिर्फ ये है कि जो भी कैपिटल गेन्स है आपको उसका आधा आप टैक्स। अगर मान लो आप हस्बैंड वाइफ हैं, 2 मकान के, तो वो जो मैंने कहा कि 1.5 लाख है, मैं सिंपल एग्जांपल 2 लाख ले लेता हूँ। 2 लाख है, 2 लाख का पहले तो 1 लाख हो गया, और अब 1 लाख का दोनों के ऊपर आधा आधा डिवाइड हो गया, तो 50 आपकी इनकम होगी, 50 आपके हस्बैंड की इनकम होगी। अब आपकी इनकम कोई है नहीं, तो 50,000 के आप ऊपर क्या लगा, 20-25%। हस्बैंड की आपकी इनकम ज्यादा है, उसको थोड़ा ज्यादा टैक्स लग गया। तो ये टैक्स लगता है आपकी इनकम के हिसाब से। अच्छा, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कई दफा ये कहा जाता है कि अगर विल हो जी, तो जो इनहेरिटेंस, जो भी उनके हाँ, जो भी इनहेरिटेंस जो भी आपको मिलना है वसीयत के मुताबिक, राइट, वसीयत के मुताबिक, उस पर टैक्स नहीं है? बिल्कुल है। अब बात यह है कि वो इनहेरिटेंस आपको क्या मिल रहा है। अगर यही मैं एग्जांपल हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप अपने बच्चे को जा रही है आपके, तो पहले जब आपकी डेथ हुई उस पर वो, उसको कहते हैं डीम टू बी सोल्ड, पेपरों में वो प्रॉपर्टी उस टाइम बिक जाएगी उस दिन की प्राइस के हिसाब से। अच्छा। तो उसका जो आपका जो लास्ट टैक्स होता है, जो आपने मौत के बाद आप किसी के भी जो टैक्स भरा जाता है, उसको कहते हैं लास्ट टैक्स। क्यों? उसके बाद उसका टैक्स कोई नहीं भरना। राइट। तो उस टैक्स में सारा कुछ कैलकुलेशन होती है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो जो पैसा है आपके जो भी वसीयत के मुताबिक है वो जाएगा किसी को। गवर्नमेंट आपसे टैक्स पहले लेगी, चाहे वो आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या किसी के पास पैसा है वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए, तो वो दे दे। बहुत सारा देखा गया है कि वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के पास या किसी के पास इतना पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए।
अच्छा, so which is it property tax? Is it income tax? इस इनकम टैक्स, बिकॉज वो जो अपने मकान, जैसे मैंने कहा ना, डीम टू बी सोल्ड, वो आपका मकान बिक गया कागजों में, तो जब बिक गया तो मतलब आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कुछ हुआ है। कैपिटल लॉस भी हो सकता है, जी जी जी। तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आपको हुआ है, लॉस हुआ है, तो अब वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इन द फ्यूचर ईयर्स, जहां उसको आप पिछले सालों के लिए भी किसी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जो आपका एडवाइजर है वो आपको एडवाइस दे सकता है। ठीक है। नहीं, मैं तो चली गई, मैं तो 6 फुट नीचे चली गई। हाँ, अब जो मेरे एयर्स हैं, हाँ जी, राइट, ये इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ, हाँ, कि बिल्कुल जो मेरे एयर्स हैं, why do they have to pay tax on that? बिल्कुल, वो नहीं पे कर, आप पे कर रहे हैं, क्यों? वो प्रॉपर्टी आपकी थी, आपकी इनकम हुई है। I get it, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, लास्ट टैक्स, वो लास्ट टैक्स फाइनलाइज होना है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होगा आपको वो 6 फुट नीचे से भी निकाल देंगे। हाँ जी, मीना, वो जो गालिब ने कहा था ना, मौत से पहले आदमी टैक्स से नजात पाए क्यों, तो वो तो मौत के बाद भी है टैक्स। मौत के बाद भी है यार। जी आप हाँ, चले जाओगे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स मौत के देना बाद पड़ेगा, तो छोड़ दो, तुमको आना पड़ेगा दोबारा टैक्स के लिए। इसलिए हम कई दफा रिकमेंड करते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस हो, कम से कम अगर आपकी मौत हो गई है तो बच्चों को इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा वो उनको रश नहीं होगा, वो कोई प्रॉपर्टी बेचने के करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। ट्रू, आई टोटली राइट, एग्री। वो प्रॉपर्टी बाद में भी बेची है। कई को लोगों को मैंने देखा है कि जब ऐसा है कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ा उसी टाइम, और उस जल्दी में उनको नुकसान भी हुआ है। होता है, हाँ। एस्टेट सेल्स, जब ही तो लोग कहते हैं कि एस्टेट सेल बताओ, तो कई दफा एस्टेट सेल में बहुत अच्छी प्राइस भी मिल जाती है, मजबूरी होती है, बेचना होता है। मजबूरी होती है, और दूसरा कोई ना कोई आदमी, देखो आपकी मजबूरी या किसी का फायदा है। जी जी, ये तो है। जैसे ना कहते हैं आपका लोहा किसी के लिए वो लोहा सोना है, ये तो जिंदगी है। आप लोहा देख के फेंक देते हैं। सही। मैं बताऊं, अभी मेरे पिछले वीक की बात है, मेरा टीवी खराब हो गया, तो मैंने सोचा उसको फेंक दूं। किसी ने कहा भाई दे, इस पर $200-300 लगाएगा, आपको 500 का नवा टीवी मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। मैंने पूरा इरादा कर दिया उसको बाहर रख देना है। राइट। और ऐसे ही मैंने बात की किसी से, वो कहता है भाई तू मेरे पास ले है, मैं $20 चार्ज करूंगा इसको चेक करने के, नहीं तो $20 दे देना, बन गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। तो मैंने सोचा चलो $20 की बात है, चलते हैं। तो मैं ले गया उसके पास, उसने देखा, कहता है अंकल इसमें एक मदरबोर्ड पड़ना है, मेरे पास नहीं है, $200 का आएगा, मैं डाल देता हूँ, तेरा टीवी बहुत बढ़िया है, अच्छा चल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं जो 600 का भी यार टैक्स भर के मेरे को 700-800 का पड़ना है। हाँ। एक दिन उसने भी बीमार होना है बाद में। मैं इसी बीमार बंदे को क्यों ना ऑक्सीजन दे दूं। तो मैंने उसके ऊपर $200 खर्च लिया, वही वो चल रहा है बढ़िया। बेहतरीन। तो ऐसा होता है। तो जो आपने कहा, अच्छा एक और चीज होती है, मैं अभी बता दूं, इसी स्टेट में आती है, जो आदमी जब मरता है, अगर उसके पास RRSP या RIF है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड, जो मैंने पहले किया, राइट, वो अगर दो बातें हैं इसमें, अगर तो वो हस्बैंड वाइफ हैं और दूसरा इंसान जिंदा है, हस्बैंड या वाइफ, फिर तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। अगर वो आखिरी पर्सन है, वो जितना है 1,50,000, 1 मिलियन, सभी का सभी इनकम बन जाता है, उसमें आपको कोई कैपिटल गेन की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। उसके लिए हम कहते हैं, जब आप 65 हो गए ना, अपने दरवाजे के साथ बैठो, उससे ये बात करो, मैं इसको कैसे मैनेज करूं। चाहे आप अभी थोड़ा थोड़ा देते रहो टैक्स, नहीं तो इकट्ठा 50% 1 मिलियन पर दे दो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे, आप थोड़ा थोड़ा टैक्स देते रहेंगे। हम लोगों के लिए प्लान करते हैं, एडवाइस देते हैं, बैठो हमारे साथ 1 घंटा लगाओ, हम आपको सारा एजुकेट करें। देखिए, आपसे कोई फीस नहीं है, किसी से भी एडवाइस देने की कोई फीस नहीं है, जब काम कराएंगे फिर फीस होगी। ठीक है। जब तक आपने काम नहीं कराना, मेरे से 1 दफा मिलो, 2 दफा मिलो, 4 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, कोई फीस नहीं है। क्योंकि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी अपने रिफ्स के
बारे में हाँ जी, कि वो जो मेरा बेनिफिशियरी है उसको चले जाएंगे वो पैसे। मैंने पहले कहा समीना जी, अगर आपका दूसरा हस्बैंड या स्पाउस है हाँ तो चले जाएगी, अगर वो नहीं है फिर हाँ, किसको जाएगी? बच्चों को नहीं जाती। बच्चों को नहीं जाती। नहीं, वो आपको टैक्स देने के बाद जाएगी। ओके। अगर आपके पास मान लो 5 लाख की रिफ है पड़ी, खुदा ना खास्ता आप चले गए, आपके हस्बैंड नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जे, इसको सही है। किसी को मानना नहीं है, नहीं नहीं, तो वो 5 लाख जो है आपकी इनकम बन गया। अच्छा अब तो 5 फिर लाख मैं पर क्या है कि 50% टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने अपना 2.5 लाख दे दिया, आपके बच्चों को 2.5 लाख दे दिया बाद में। अच्छा तो क्यों ना मैं अभी ऐश कर लूं उससे। हाँ, अभी हम ये कहते हैं कि जब आपके पास है जिंदगी, अपना खर्चो, एंजॉय हाँ, करो, जितना टैक्स जाएगा उतना तो कर लो थोड़ा। उससे आधा ही कर लो एंजॉय। या मेक सेंस, थैंक यू सो मच। आई एम टेलिंग द सीनियर पीपल सेइंग, जो आपके पास खाना है खा लो, पहनना पहन लो, जाना कहीं चले जाओ। एग्जैक्टली। आपको किसी बच्चे ने, किसी दूसरे इंसान ने जो आपके पीछे है, किसी ने कुछ नहीं करना। आपके लिए किसी ने किसी दरगाह में जाके कुछ नहीं देना, अगर दे भी दे तो उसमें से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके दान किए से आपको कुछ नहीं पैदा हो रहा। बिल्कुल अभी आज एक वीडियो, अभी आज एक किसी मदान वीडियो, साहब, उसका अगर ज्वाइंट अकाउंट खोल दें तो बच्चों के साथ। लेकिन सब्बरवाल साहब, जो ज्वाइंट अकाउंट का मतलब जब है कि अगर वो आरआरएसपी नहीं है, आरएसपी आप नहीं खोल सकते कोई भी ज्वाइंट अकाउंट, ओनली नॉन रजिस्टर्ड खोल सकते हैं। राइट ठीक है। दूसरा अकाउंट कोई भी ज्वाइंट नहीं खोल सकते। राइट, या वो मैंने इंक्वायर किया था they said कोई no. भी टीएफएसए, आरआरएसपी, रिफ, लीरा, कोई भी ज्वाइंट नहीं है, ओनली ओपन अकाउंट, नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट ज्वाइंट है। राइट, और हाँ, उस पर मैंने टैक्स नहीं है, उस पर आपको टैक्स नहीं है। गुड, थैंक यू सो मच, दिस That's वाज अ true. लॉट। अभी हम कह रहे थे स्टेट प्लानिंग की बात, इनहेरिटेंस की आ गई ना, आपने बात की काफी। इंश्योरेंस की बात भी हमने की, अगर अपन इंश्योरेंस की होगी तो आपके डेथ के ऊपर क्या होगा, आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो वो बच्चे जो हैं आपके, जो भी आपके पीछे है, वो अपना खर्चा कर सकते हैं, उनको लेस लोड हो सकता है। ठीक है, वो फ्यूनरल का खर्चा आ जाता है, इंश्योरेंस के जो पैसे होते हैं ना, फ्यूनरल हो जाती है अच्छी। देखिए अभी अब एक और भी चीज आपने अच्छा किया मोनी जी, ये क्वेश्चन अभी एक ये है काफी देर से, मैं अभी नहीं कहता कि अभी हुआ, जो पुरानी वाले अभी काफी लाइमलाइट में आ गया है, वो ये है कि आप अपने लिए फ्यूनरल इंश्योरेंस 10-15 हजार की ले सकते हैं। जैसे आपकी उम्र ज्यादा है वो उसका प्रीमियम ज्यादा है, वो महंगी है। जैसे आप, अगर आप मान लो 40 साल के हैं, आप कहते हैं मैंने 15 हजार की लेनी है, तो वो आपको थोड़े पैसों में हो जाएगी, $10-15 में। तो आप उतने साल पैसे देंगे, तो जब आपका कोई खुदा का नगर टाइम आएगा, तो वो पैसे आपके जो भी बेनिफिशियरी हैं उसको, जहाँ फ्यूनरल होम वालों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप किसी पर बोझ नहीं बनते। अगर आप चाहें तो, अगर आप कहें कि मैं अब 80 साल की उम्र में कराऊंगा, तो वो कहते हैं बाबूजी सॉरी, हम आपकी करेंगे नहीं, पता है कल को जाने वाला है जी। वो करेंगे नहीं। बहुत सी इंश्योरेंसेज ऐसी हैं जो कि आपको 80 के बाद करती नहीं है, बिल्कुल। हमारे जी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने यही किया, जब मैं 70 साल की हुई, हाँ सारी उम्र देती रही बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। जी, जब 70 साल की हुई तो बोलते हैं नो मोर फ्रॉम हियर, यू कैन फाइंड अनदर इंश्योरेंस कंपनी। दैट्स राइट। और फिर मैंने दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी ढूंढ ली, मैंने कहा उसमें डालते जाओ पैसे, मजे से फ्यूनरल तो हो जाए। कम से कम ये है कि आपको जो देखना है, जैसे मैंने पहले कहा, अब देखो आप सभी को पता है कि 70 साल हम लोग कहते हैं मेरा टाइम आ गया, अब आने वाला है, लेकिन हम 40 साल में नहीं कहते मेरा टाइम आने वाला है। नो, अभी मैंने कल, हमारे जहाँ एक मेरे जानने वाले थे लेडी, वो 40 प्लस थी, 2-3, वो गोल्ड ब्लैडर के लिए गई है हॉस्पिटल में, वापस नहीं आई, हरिओम, पूरी हो गई। उसके 2-3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो इसलिए ये नहीं पता। अच्छा, अब दूसरी बात हो रही थी, अब सब्बरवाल साहब हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपको विल और पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर बना के रखना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी 2 तरह के हैं, एक है आपके मेडिकल के लिए, एक है फाइनेंशियल के लिए।
राइट। क्योंकि जब आप बीमार होंगे तो कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपको ये हिम्मत नहीं होती, आपके पास नहीं होता कि मैं अपना आप कुछ कह सकूं। उस टाइम जिसको आपने पावर ऑफ अटर्नी दी है वो आपके लिए बात करता है, हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ या जिसके साथ भी करनी पड़े वो आप डिसीजन लेते हैं। और दूसरा है फाइनेंसेस के लिए, ये भी आपको बहुत, ये एक बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। अगर गलत हाथ में गया तो आपका सारा कुछ तबाह हो सकता है जी। अगर आपको ये जिसको देना हो सोच समझ के देख के देना चाहिए और उसमें कंडीशन लिखनी चाहिए। इसके लिए आपको लीगल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। मैं लीगल एडवाइजर नहीं हूँ, सब्बरफाल साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी। और अंकल वैसे भी हम नवंबर में बुला रहे हैं लीगल एडवाइजर को टू टॉक अबाउट पावर ऑफ अटर्नी एंड विल। जी शुड भी, उस दिन मेरे को भी बुला लेना, मैं भी जरूर सुन लूंगा। जरूर, नवंबर 11। अच्छा, एक होता है एक्सिक्यूटर। एक्सिक्यूटर वो है जो आपके मौत के बाद सारे साबुताब रखता है, जो करता है, जिसको टैक्स देना है, क्या करना है, बिल है देखनी है, इंश्योरेंस है नहीं है करना। आपका ये कोई भी हो सकता है, आपका घर का फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका लीगल एडवाइस भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। एक आदमी नहीं हो सकता, वो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो नहीं हो सकता। मैं जो अगर मेरे आप क्लाइंट हैं, मैं आपका एडवाइजर एक्सिक्यूटिव नहीं बन सकता। या ये एग्जीक्यूटिव ऑफ द एस्टेट होना बहुत जरूरी है। वो आपको बहुत जरूरी है, कैसे हैंडल करे आपके फाइनेंसेस को। सही सही। और जो अब मैंने अभी बात की अपने फाइनल टैक्स ये तो भरना पड़ेगा सभी को। इसके लिए मैं मदन जी ये समझनी है एग्जीक्यूटर कौन? एक्सीक्यूटिव है जो आपके मौत के बाद आपके सारे पैसे का हिसाब किताब करके टैक्स वगैरह देने होते हैं। तो वो तो फैमिली मेंबर को, जो हाँ फैमिली मेंबर कर फॉर सकते हैं, एग्जांपल बेटा है तो उसको दिए हुए हैं सारे, बस वो कर सकते, ठीक है। मैंने कहा ना, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है जी। लेकिन अगर आपका कोई और भी है, जब फैमिली, आप एक काम करें उसको जरूर, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पर इंश्योरेंस है, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आपका लीगल है, उसको उससे जरूर मिलवाएं पहले जब आप जिंदा हैं। एक दफा उससे जरूर मिलवाएं। किसको? जो आपका एक्सिक्यूटर है, जिसने आपका हिसाब किताब रखना है बाद में। तो वो तो जब गए दस्तखत किए तो वो तो साथ में गया ही था ना। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई दफा नहीं भी है। जो भी अगर आप है, आप उसको दूसरे लोगों से, जो आपके जैसे आपका मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, हाँ जी। आपको मेरे को नहीं बताना कि आपका एक्सिक्यूटिव कौन है, मेरे को आपको नहीं मिलना, नहीं साइन करना मेरे सामने। लेकिन अगर आपका है, आपका बेटा, आप उसको मिला दें, कल को कोई बात होती है, मेरे को पता है वो कौन है कौन नहीं है। मैं उसको ना कर सकता हूँ कि मैं तेरे को जानता नहीं। मेरी बात समझे ना। ठीक, ये आपकी जो कॉम्प्लिकेशन होनी है बाद में, उसको कम करता है। ठीक है। जो भी आपका एडवाइजर है, जो भी आपका वकील है, जो भी एश्योरेंस आपका एजेंट है, उससे मिलाना अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं बताऊं, अभी मेरे को किसी के पास, देखो अभी हंसी की बात है, $250, $300, $299 पड़े हैं। आदमी मरे को 3 साल हो गए हैं, मेरे को नहीं पता। मैं फोन कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, लेटर भेजता हूँ, आ नहीं रहा। एक दिन ऐसे फोन किया तो लड़की ने उठाया, उसकी ने, तो मैंने कहा, मैं उनसे मिलता, कहती उसको तो 3 साल हो गए मरे हुए। मैं क्या, मैं उसका एडवाइजर हूँ, मेरे को किसी ने बताया नहीं। अब $300 लेने के लिए उसको ऑलमोस्ट $70 खर्चे पड़े हैं वकील के पास जाके। वो कहती $300 रख लो। मैं तो रख नहीं सकता, फंड कंपनी रख नहीं सकती, उनके पड़े रहेंगे। अब आपने लेने हैं तो ले लो, नहीं लेने तो ना लो। तो उसको लीगल पेपर लाने पड़े, करने पड़े। उसके ऊपर उसके वकील ने $50 लिए, वो 70 की बजाय 50 लिए, तब उसका काम हुआ। तो ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए ये एक वार्निंग है, आप उसको रखें। तो मदन जी, जो जिस लॉयर ने विल बनाई है, उससे भी कांटेक्ट करवाना जरूरी है? बिल्कुल चाहिए। देखो, अब आप गए हैं, आप बिल बना के आ गए हैं, आपने लिख दिया मेरे बच्चे को, बेटे को इतना, बेटी को इतना। अब उनको बेटी बेटे को मिले तो नहीं है वकील। कल अगर आप उस वकील के पास जाएंगे, जब आपका बच्चा जाता है किसी काम के लिए,
मैं ये नहीं कहता जरूरी जाना पड़े, अगर जाना पड़े तो वकील को कौन सा पता है कि वो कौन है? सही। आपका बेटा कहे मैं समीना जी का बेटा हूँ, मैं अब आपका वकील हूँ, तो मेरे को मानना जरूरी तो नहीं कि मैं उसको मान लूं। सही, बिल्कुल सही है, स्पेशली जब मैं इस आप दुनिया है में नहीं, हूं तो। जब है नहीं, अगर होंगे तो हम बात कर सकते हैं आपसे, कर सकते हैं, वरना नहीं सही कर। है। इसलिए ये बात जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये अच्छी बात है। ठीक है, आप मैं समझ उससे गई, मैं एडवाइजर समझ से, गई। और जो अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जी। कोई भी, आप अपनी जो भी कागजात हैं आपके, उसको एक कॉपी दे दो। अच्छा, क्योंकि कल को गुड भी जरूरत आइडिया। पड़ी तो उसी ने काम आना है आपके, जो भी आपके पीछे हैं, बेटा बेटी और कोई फैमिली मेंबर्स हैं। इसलिए वो जरूरी है उसको मलाना के कम से कम, अगर आपका बेटा या बेटी मेरे पास आता है, मेरे पास कागज हैं आपके, मैं कहता हूँ हाँ जी हाँ, मैं आपको मिला था 5 साल पहले, ठीक है, राइट। तो उसमें ये नहीं है कि वो खराबी होगी, लेकिन वो आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है। वही तो आइडिया होता है विल का, पावर ऑफ अटर्नी का, और दूसरी ताकि कागजात आपको का, उस टाइम पर इतना दौड़ धूप नहीं करनी पड़े। एक तो आपको पहले परेशानी ना परेशानी है, उठानी पड़े। एक तो पहले परेशानी है आपका फैमिली मेंबर गया, चला गया या दूसरी परेशानी है कि आपका कागज नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ पर है। हमारे पास एक पेपर है हमने बनाया हुआ, उसको कहते हैं विल कंपेनियन। वो 3-4 पेज की शीट है, आप कोई भी हमसे ले सकता है, वो अपना साबता उस पर लिख के रखे कि मेरा बैंक में अकाउंट किस में है, कौन वहाँ का मैनेजर है, फोन नंबर कौन है, मेरा इंश्योरेंस एजेंट कौन है, मेरा डॉक्टर कौन है, मेरा लीगल एडवाइजर कौन है, मेरा एक्सिक्यूटिव कौन है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पर है, कितनी उसकी पॉलिसी नंबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी लोगों को। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलती हैं। देखिए अब आपने सेफ्टी लॉकर में रखा है, अब सेफ्टी लॉकर की आपको पता है कहाँ पर है, कि आपने तकिए के नीचे लुको के रखी हुई है, अब तकिया कोई देखेगा नहीं, राइट। वो आपके ड्रॉर खोलेंगे, ड्रॉर में होगी नहीं। तो अगर आपने लिखा हुआ होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे तकिया देखें, तो फिर वो देख लेगा, तो वो फौरन देख लेंगे। सही तो फिर नहीं तो वो क्या है कि आपका पैसा पड़ा रहेगा वहां लॉकर में, पैसे आपके बैंक से जाते रहेंगे, आपको किसी को कुछ मिलेगा नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। ये चीजें हैं, अगर आपके एडवाइजर के पास भी हो। देखिए 2 चीजें आपके पास, मैं कहता हूँ आप आदमी को ऐसे को रखें और को लंबी टाइम तक ले रखें, डॉक्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर और लॉयर, 3 को आप अपने साथ जरूर रखें। इंसान जिसको आपकी हिस्ट्री पता हो सारी। वेरी ट्रू। अभी मेरे पास हैं लोग जो जिनके बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई हैं, मेरे को उनका भी तक पता है क्या है क्या नहीं है जी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपके और सवाल हों तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपको दिखाई दे रही है मेरी इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल, सारा कुछ। और कोई क्वेश्चन है आपका अभी? एक ये जो आपने अभी जिक्र किया विल कंपेनियन का, हाँ जी, तो ये आप हमारे साथ शेयर कर लेंगे? आप ऐसे करें ना, मेरे को जिसको चाहिए मेरे को वो ईमेल कर दे इस पर, मैं उसको उसकी कॉपी PDF कॉपी भेज दूंगा। ओके, परफेक्ट। क्योंकि ये चीजें मैंने ये महसूस किया है कि खासकर इंडियन पाकिस्तानी उस रीजन के जो लोग हैं, हम लोगों में ये बातें होती नहीं है खुल के। अच्छा, एक बात मैं समीना जी आपसे पूछूंगा, सभी जो सुनने वाले हैं, अभी मैं इसको बंद कर दूं? जी कर दीजिए। शौरी अंकल का क्वेश्चन है, मदन अंकल। हाँ जी शौरी साहब। सर अगर इंडिया से कोई अमाउंट आती है आपके अकाउंट में तो उसका क्या फिट होती है? देखिए अभी जो पैसे आते हैं इंडिया से, उस पर कोई टैक्स नहीं है जहाँ पर, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगा, जो भी हिसाब वहां बनता होगा। हाँ वो लेते हैं जी। वो लेते, जहाँ पर उसको टैक्स नहीं है, उस पैसे पर आते जो फर्स्ट टाइम आएगा उस पर टैक्स नहीं, लेकिन उसकी जो कमाई होगी उस पर टैक्स होगा। ठीक। अगर मान लो आपको $1 मिलियन आ गया वहां से, अब $1 मिलियन पर पहले दिन टैक्स कोई नहीं है। अब साल के बाद 1 मिलियन ने 1,500,000 बना दिया तो 500 पर टैक्स होगा। ठीक है। लेकिन वो ऐसे होने चाहिए कि प्रॉपर प्रोसीजर के साथ। अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है देन
परमात्मा भगवान बचाए। हाँ नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर से अकाउंट से आता है ये अकाउंट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं है तो वो खुदा बचाए, आपको पता नहीं किस चक्कर में पड़ेंगे। नहीं नहीं, आजकल जो मनी लॉन्ड्रिंग है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो कहाँ गया मेरा इसको करने अंकल का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत सी Very. चीजों का पता चला। या हमारी फरा ने कहा कि उन्हें ब्लैक बुक ऑफ स्कैम भी चाहिए। वो मेरे को आप ईमेल कर दो, जैसे अगर आपने करनी आप कर दो, उसने करनी है वो मेरा ईमेल है simpleinfo@chauhan.ca। अंकल ये वाली जो स्लाइड है ना, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये चलो मैं ठीक उसको है। पोस्ट कर दूंगी अपने ग्रुप में। हाँ जी, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलो ठीक है। ठीक है। I'm stop sharing now and I'm seeing everybody। ओके, अभी अब मेरे को जाना है, मेरे 7 बजे अपॉइंटमेंट है घर पर, वो टोस्ट मास्टर की। So Okay. I'm in my office। अगर कोई क्वेश्चन हो, I'm here another 5-10 minutes। आप पूछिए। ओके जी, ओके जी। नहीं वैसे बहुत बहुत एनलाइटनिंग थी आज की सेशन। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, हम उनके बारे में सोचते तक नहीं है। तो देखिए, मैं एक बात पूछने so लगा था, valuable। जितने भी जो हमारे भाई बहन हैं जहाँ जिन्होंने साइन किया हुआ है, अगर वो अपने आपसे पूछें जिनके एडवाइजर हैं उनसे, किन्होंने उनको ये बिल कंपेनियन या बिल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है कि आप इसके ऊपर रखें बना के। बहुत कम लोग हैं जी जो आपको बताते हैं कि आप इसके बारे में रखें। सही। और मैं कहता हूं कि आप इसको जरूर लें। आपका अगर अगले साल अकाउंट नंबर चेंज हो तो चेंज कर दें, एक और पेपर बाद में उसको क्रॉस करके नया नंबर लिख दें। सही सही। अगर आप आज आपके अकाउंट में 1 लाख है, अगले महीने आपने 50,000 खर्च की तो 50 को क्रॉस करके 50 कर दो। सही। इसको आप अपडेट कर सकते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे विल को रिवाइज भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आप रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। ये चीजें सो इम्पोर्टेंट। जैसे लॉकर की बात की आपने। हाँ जी। मेरे एक कजन होते हैं हस्बैंड के, तो उनकी जो मिसेस हैं, उनके फादर के बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन थे, यूके में रहते। तो जो यूके में जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या एसेट्स थी, जो भी कह लें, वो तो उनका तो पता था क्योंकि सब रजिस्टर होती हैं, व्हाटएवर द थिंग इज। हाँ जी। बाकी जो उनके स्विस अकाउंट्स थे वो थे। उनकी बेटी कहती है कि हमें नहीं पता कितने थे, कितने पैसे थे, हमें कुछ नहीं पता। राइट। तो nobody got anything। मैं एक और बात कहता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं सभी को, जी कि आप किसी एज में भी हैं, जी चाहे आप उज़मा की एज में, चाहे आप मेरी एज में हैं। उज़मा तो अभी बच्ची है कल की। सही बात है। तो आपको अपने घर में बैठ के, अगर रेगुलर नहीं तो कम से कम 6 महीने साल के बाद ऐसी बात करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, I totally agree। शेयर करना चाहिए। अंकल, हाँ जी उज़मा। अगर किसी ने एक विल लिखी है, क्या किया? विल लिखी है, हाँ हाँ। और उसके बच्चों को और वाइफ को पता नहीं है और वो दुनिया से चले जाते हैं, उस विल की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पता चलेगा? देखो, जब आपकी डेथ होती है ना, जो आप एक्सिक्यूटर होता है वो आपसे जो क्वेश्चन करता है कि आपके पास बिल है कि नहीं है। राइट। आप कहते हैं नहीं है, मान लो आपको पता नहीं, तो आप यही कहेंगे नहीं है। तो वो उसके हिसाब से जो कुछ है, जो टैक्स लगना है, जो किसी को देना है, वो हो जाएगा। अब आपको बाद में कोई बिल मिल जाए तो आपको वो कोर्ट में जाके दोबारा उसको कैसे निकालना पड़े, उसमें कोई क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब्बरवाल साहब बता सकते हैं, बिकॉज इज प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सब्बर साहब आप सुन रहे हैं? उन्होंने म्यूट किया हुआ है। वो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे बाद में सर। अब आपको कौन पैसे देगा बाद में? मान लो आपका रिसीट पर नाम लिखा था और आपके भाई बहन है, उनको सारा मिल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो मैं एग्जांपल दें, लड़की को नहीं मिलती बिल, लेकिन आपके फादर ने लिखा होता है कि उज़मा को इतना मिलना चाहिए। तो चौहान साहब बिल्कुल सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा आप इतना बढ़िया बता रहे हैं
कि तबीयत खुश हो गई, बहुत नहीं, मैं अच्छा ये लगा। पूछ रहा था सबरबाज साहब कि अगर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर बिल नहीं पता हो, बाद में पता चले क्या उसको रीओपन किया जा सकता है, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ जी, लंबा है, जी सही है। इट्स हर चलिए कोई नहीं, पॉइंट। मेरा कहना मतलब वो कॉम्प्लिकेशन खड़ी करेगा, नेचुरली इट विल बी देयर। राइट? बाकी ये है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब जो है वो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको आप सारी चीजें बतानी चाहिए, और जो एग्जीक्यूटर आप अपॉइंट करें उससे अगर मिलवा भी दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस वो पहले सॉल्व हो जाती हैं। और जैसे आप किसी एडवोकेट से विल लिखवाते हैं तो आप उसमें एग्जीक्यूटिव जो आप एग्जीक्यूटर बनाएंगे उसमें बताएंगे, लिखेंगे सारी डिटेल उसकी, और उससे वो आपकी विल की सारी काफी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। विल जरूर होनी चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और सबरबाज ये साहब भी एक आप क्वेश्चन था इसी में मेरा कि एक होती है रिवोकेबल और नॉन रिवोकेबल विल। जो नॉन रिवोकेबल है आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है ना जी? जी 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 अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, बिल बनाते हैं कि उसको ऐसा ना बनाए कि मैं उसको बदल नहीं सकूं, जी जो ये आपकी इसका पूरा लेटेस्ट ध्यान विल रखना होता है। और जो ऐसा इंश्योरेंस जब लेते हैं उसमें बेनिफिशियरी भी होते हैं जो आपको रिवोकेबल या नॉन रिवोकेबल होते हैं, कि मैं अपना आज मैं अपनी बेटी को लिखा है उसमें बेनिफिशियरी, कल को मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को लिख दूंगा, मैं बेटी को निकाल देता हूँ बीच में से, ऐसा कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सही। और अगर आपके पास बिल हो तो आप अपनी कॉपी ऑफ द बिल एडवाइजर को भी दे सकते हैं। एडवाइजर को भी देनी चाहिए, बैंक में रखनी चाहिए, और जहां जहां आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वहां तक। लेकिन ये है कि कई लोग अपना बताना नहीं चाहते कि मैंने बिल्कुल, किसको। बात ये है कि बताना नहीं चाहते। यही तो सारी बात है। बैंक में तो मैंने दी हुई है वैसे। अच्छा, एक मैं आपके साथ एक्सपीरियंस करूं, शेयर जो थोड़ा पुराना है, कम से कम 12-15 साल का होगा पुराना। तो एक मेरे पास, मैंने रेडियो पर, मेरा रेडियो शो होता है एवरी थर्सडे 8 to 8:30 आजकल, पहले मेरा होता था संडे को 10 to 11। कहाँ हमने पे? एक दफा बात की कि आप कभी भी अपना सारा कुछ जीते जी किसी को मत दे के जाओ, ऐसे बात की। तो 2-3 दिन के बाद मेरे पास एक बुजुर्ग आ गए, तो आते ही मेरे कमरे में रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहते आपने जो बात की ना रेडियो पर। मैंने कहा मैंने कोई गलत बात कह दी जो आप रोने लगे हैं? नहीं, कहता आपने पहले क्यों नहीं कही, अब क्यों कही है? मैंने कहा क्या हुआ? कहते, उसने फिर अपनी कहानी सुनाई। कहता है मेरी वाइफ की डेथ होगी, मेरे में मकान था, मेरे पैसे, तो मेरे बच्चों ने कहा कि डैडी आप ऐसे करो, ये पैसे हमारे नाम कर दो, मकान हमारे नाम कर दो, ताकि आपको गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। कहता मैंने कर दिया, 2 साल तो बहुत अच्छा रहा, बेस्ट बच्चे दुनिया के। अब तीसरे साल में किक आउट। राइट। और वो कहता मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किराए का भी मकान ले सकूं। तो ये चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा कि फैमिली फ्रॉड और फैमिली स्कैम ये ऐसे होते हैं। तो हमारी एडवाइस किसी को भी ये है कि आप सब कुछ लिख दो वसीयत में, ओनली आफ्टर माय डेथ। चौहान साहब एक चीज और जरा बता दें प्लीज। कि जो लोग अकेले रहते हैं वो अपनी सारी डिटेल्स जो है ना वो अपने पास एक बना के रखें बिल्कुल। सेफ्टी बॉक्स में, जिसमें वो अपने जो कोड नंबर्स हैं, जो अपने और अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ पैसा रखा हुआ है, क्या है, वो सारी डिटेल जो है वो उसमें दर्ज होनी चाहिए, सबूर ताकि साहब, मैंने किसी पहले बच्चे को यही कहा ना कि प्रॉब्लम ना हो। आप उसका जो है, अगर आप सेफ्टी बॉक्स में रख दें लेकिन पता नहीं सेफ्टी बॉक्स कहाँ पर है, की चाबी कहाँ पर है, इसलिए किसी अपने जो भी करना अपने एडवाइजर को भी बता दें, ताकि आपका एडवाइजर जो जी है जी जब कोई बात होगी तो उसको कुछ तो हेल्प कर देगा। 100% नहीं, 90% कर देगा, 80% कर देगा। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप अपनी फैमिली से जो शेयर करें, मैं ये सबसे मेरी बड़ी दरखास्त ये है, आप लोगों को जो भी कुछ हो रहा है आज, खास करके आज कंट्री में, किसी कंट्री में भी हर कोई मनी हंग्री है।
मेरे को कहाँ से किसी से पैसा मिल जाए, या हुक और क्रुक, सही और गलत तरीके से मैं कैसे किसी से पैसा ले सकूं। जी बेशक, बहुत बहुत सारे कहानियां सुनने को मिलती हैं, दुख भी होता है, लेकिन दे आर रियल, दे हैपन, दे आर द रियल स्टोरीज। या क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ ना, मेरे पास लोग आते हैं, आके जहाँ कहानी सुना के रो रो के जाते हैं। सही बात है। बहुत से आते हैं जहाँ वो रोते हैं, या, वो ये कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया, अभी मैं पहले आपको 10 साल पहले 20 साल मैं कैसे आपको बता देता। सही बात है, सही मैं बात यही है। कहता हूँ आपने 10 साल पहले क्यों नहीं पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात अभी बता दें, हाँ जी, वो ये कि जो आपका थर्सडे को प्रोग्राम होता है वो कौन से स्टेशन पे होता वो है? होता है सोता जी का रेडियो स्टेशन है FM 100.7। 100.7। उसके लिए और इजी पार आप मैं बता देता हूँ, अगर आप इंटरनेट है जो आपने मेरा इन्फॉर्मेशन ली है, मेरा वेबसाइट है chauhan.ca। ओके। chauhan.ca में जाके आप क्लिक करें कॉन्टेक्ट अस, उसको थोड़ा स्क्रॉल करें, वहाँ लिंक है रेडियो सुनने का। अच्छा, वो ठीक। FM 100.7 पर है। सोता साहब के वो चिन रेडियो के 3-4 प्रोग्राम आते हैं, 2 FM है, 1 AM है, लेकिन FM 100.7 पर है। ठीक। वो सारा इंग्लिश में होता है हमारा प्रोग्राम। हम हिंदी उर्दू पंजाबी बहुत कम बोलते हैं नहीं, बल्कि क्योंकि अच्छा, वहाँ दूसरी कम्युनिटी भी सुनती हैं। सुनती हैं, जाहिर है बहुत से हमारे फाइनेंशियल। पास स्पेनिश, इटालियन, वेस्ट इंडियन लोग मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं हमने अब रेडियो सुन के आए हैं। अच्छा, वाह, ब्यूटीफुल। ये रेडियो हमारा मैं क्या 1998 से चल रहा है, लेकिन सिर्फ थोड़े साल पहले, 2-3 साल पहले हमने इसको डे चेंज कर दिया और टाइम चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 साल ठीक तकरीबन बंद भी रखा इस प्रोग्राम को, कुछ हमारी अपनी प्रॉब्लम थी, मजबूरियां थी, उसकी वजह से। नहीं, इसका तो ये है ना कि हम कम्युनिटी में वी कैन स्प्रेड द वर्ड अराउंड, क्योंकि बहुत सारी चीजों की आम लोगों को जानकारी होती ही नहीं है, तो सही हम बात है। आपकी तरफ डायरेक्ट कर देंगे कि आप उनको जानकारी दें, और जिसको जरूरत होगी, जिसको प्यास होगी, तो वो कांटेक्ट तो कर लेगा ना।